नमस्कार दोस्तों। सोचिए आपके सामने 2 करोड़ खाली मिट्टी के मटके हैं। ना पानी भर सकते हैं, ना खाना पका सकते हैं, सिर्फ टूटने का इंतजार कर रहे हैं। और आपका बादशाह आपसे कहे, इन्हें 2 करोड़ रुपए में बेच कर दिखाओ, वरना अपनी पदवी छोड़ दो। जी हाँ, यही असंभव चुनौती अकबर ने अपने सबसे चतुर वजीर बीरबल को दी थी। क्या बीरबल ये चुनौती जीत पाएंगे? क्या 2 करोड़ की कीमत इन बेकार मटकों से निकल पाएगी? इसका जवाब आज की कहानी में है, एक ऐसा समाधान जो आपकी सोच बदल देगा। बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बुद्धिमानी की नहीं बल्कि मार्केटिंग की भी है। वेलकम बैक। आज हम अकबर बीरबल के दरबार की एक ऐसी घटना में गोता लगाएंगे जिसने बड़े बड़े दरबारियों को चुप्पी साधने पर मजबूर कर दिया। बात उस समय की है जब दरबार में एक विदेशी व्यापारी ने आकर अकबर को कुछ खास लेकिन बेकार दिखने वाले मिट्टी के बर्तन भेंट किए। व्यापारी का दावा था कि इनकी लागत 2 करोड़ है। अकबर को लगा कि वो मूर्ख बन गए हैं और इसलिए उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर इन 2 करोड़ के मटकों को तुम बेच नहीं पाए तो मेरी नजर में तुम्हारी अक्ल बेकार है। बीरबल ने बिना हिचके चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन 2 करोड़ के खाली मटकों को बेचना ये तो नामुमकिन था। बीरबल के पास समय था सिर्फ 30 दिन। उनका पहला कदम क्या था, आइए देखते हैं। अकबर अपने तख्ते ताऊस पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो हमेशा वाली सौम्य मुस्कान नहीं थी। उनकी भौहें तनी हुई थीं और उंगलियां रह रहकर तख्त के हत्थे को थपथपा रही थीं। ये बेचैनी बेवजह नहीं थी। आज दरबार में एक ऐसे विदेशी व्यापारी की पेशी होने वाली थी जिसके आने की चर्चा पिछले 1 महीने से पूरे आगरा के बाजारों में गर्म थी। कहा जा रहा था कि वो व्यापारी फारस और रोम की सरहदों के पार से आया है और अपने साथ एक ऐसी नायाब चीज लाया है जिसे हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में शायद ही किसी ने देखा हो। नकीब ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, बाअदब बामुलाहिजा होशियार, परदेश से आए हुए नामचीन सौदागर जनाब अज़-ज़रार खान शहंशाह हिंद के हुजूर में तशरीफ ला रहे हैं। दरबार के भारी दरवाजे खुले और एक लंबा चौड़ा आदमी भीतर दाखिल हुआ। उसका लिबास कीमती और बेहद कीमती था। सिर पर रेशमी साफा जिसमें मोर के पंख लगे थे और बदन पर जरीदार अंगरखा जो रोशनी पड़ने पर चमक उठता था। उसके पीछे पीछे 20 हट्टे कट्टे गुलाम चल रहे थे, जिनके कंधों पर बड़े बड़े लकड़ी के संदूक रखे हुए थे। उन संदूकों को देखकर ही लग रहा था कि उनमें कुछ बेहद भारी और शायद बहुत नाजुक चीज रखी गई है। सौदागर ने झुककर 3 बार सलाम किया। जिल्ले इलाही की शान में ज़रार खान का सलाम कबूल हो। मैं 7 समुद्र और 13 दरिया पार करके सिर्फ आपके इकबाल की बुलंदी के किस्से सुनकर यहाँ आया हूँ। अकबर ने सिर हिलाया। हमें बताया गया है ज़रार खान कि तुम हमारे लिए कुछ ऐसा लाए हो जो अनमोल है। क्या है उन संदूकों में? ज़रार खान ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने गुलामों को इशारा किया। गुलामों ने संदूकों को जमीन पर रखा और बहुत ही एहतियात के साथ उन्हें खोलना शुरू किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी की गर्दन उचक गई थी। वजीर, सिपह सालार और खुद बीरबल भी, जो अकबर के दाईं ओर बैठे थे, गौर से देख रहे थे। जब संदूक खुले और उनमें से भूसे की परतों को हटाया गया तो दरबार में एक अजीब सी आह निकली। लेकिन ये आह किसी चमत्कार को देखकर नहीं बल्कि घोर निराशा और अचरज में निकली थी। संदूकों के अंदर से निकले मटके। जी हाँ, मिट्टी के मटके। साधारण, बदरंग, खुरदरे और टेढ़े मेढ़े मटके। ना उन पर कोई नक्काशी थी, ना कोई रंग रोगन। वे ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी नौसिखिए कुम्हार ने अपनी पहली कोशिश में बनाए हों और फिर उन्हें धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया हो। ऐसे मटके तो आगरा के किसी भी गरीब कुम्हार के चाक पर हर रोज सैकड़ों की तादाद में बनते और टूटते थे। अकबर की आंखों में अविश्वास तैर गया। उन्होंने थोड़ा आगे झुककर पूछा, क्या ये मजाक है ज़रार खान? तुम इतनी दूर से हमारे लिए ये टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन लाए हो? व्यापारी जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने एक मटके को बड़े प्यार से, जैसे वो कोई कांच का नाजुक खिलौना हो, अपने हाथों में उठाया और बोला, जहां पन्हा जो चीज आंखों को साधारण लगती है अक्सर वही सबसे कीमती होती है। ये आम मटके नहीं हैं, ये खाके शिफा की मिट्टी से बने हैं जो दुनिया में अब कहीं नहीं मिलती। मेरे पूर्वजों ने इन्हें सैकड़ों साल पहले बनाया था। इनमें पानी रखने से वो अमृत बन जाता है। इनमें खाना पकाने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये सिर्फ बर्तन नहीं, ये सेहत और लंबी उम्र का खजाना है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई।
मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे, उन्होंने तंज कसते हुए अपने पड़ोसी दरबारी से कहा, लगता है बादशाह को आज मिट्टी के भाव सोना खरीदने पर मजबूर किया जाएगा। अकबर ने संदेह भरी नजरों से उन मटकों को देखा। मटके इतने साधारण थे कि उन पर यकीन करना मुश्किल था। बादशाह ने कड़क आवाज में पूछा, और इनकी कीमत क्या है? जरार खान ने सीना चौड़ा किया और बिना पलक झपकाए कहा, हुजूर, चूंकि आप कला और नायाब चीजों के कदरदान हैं, इसलिए मैं इनका सौदा मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे कुल 2 करोड़ मटके हैं जो मैंने अपने कारवां के साथ शहर के बाहर डेरे में रखे हैं। इन सबकी कीमत है सिर्फ 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। पूरे दरबार में सन्नाटा खिंच गया। 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, ये रकम इतनी बड़ी थी कि इससे एक नगर या शहर बसाया जा सकता था, एक बड़ी फौज खड़ी की जा सकती थी। इतने पैसों में तो आगरा के सारे कुम्हारों को उनकी 7 पुश्तों तक के लिए खरीदा जा सकता था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उन्हें लगा कि ये विदेशी उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान कर रहा है। 2 करोड़ इन भगदे मटकों के लिए? तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। गुस्ताखी माफ जहां पन्हा, व्यापारी ने झुककर कहा। लेकिन मैंने सुना था कि मुगलिया सल्तनत में नायाब चीजों की सही कीमत लगाई जाती है। अगर आपको इनकी परख नहीं है तो मैं इन्हें वापस ले जाऊंगा और रोम के बादशाह को बेच दूंगा। उन्होंने मुझे इसका मुंह मांगा दाम देने का वादा किया था, पर मैं पहले हिंदुस्तान आया। शायद मेरी गलती थी। ये एक सीधी चुनौती थी। अकबर एक दानी और कला के पारखी के रूप में जाने जाते थे। अगर वो सौदागर को खाली हाथ लौटाते तो संदेश जाता कि मुगल बादशाह के पास या तो खजाना कम है या पारखी नजर नहीं है। लेकिन अगर वो खरीदते तो वो जानते थे कि वे ठगे जा रहे हैं। ये कूटनीतिक जाल था। व्यापारी ने बादशाह की आन बान शान को दांव पर लगा दिया था। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। वे फंस चुके थे। दरबारियों की नजरों में सवाल थे। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वे इस नाटक का आनंद ले रहे हों। अकबर को अचानक एक विचार आया। गुस्सा और कूटनीति दोनों का मिश्रण उनके दिमाग में कौंधा। ठीक है, अकबर ने अचानक कहा। दरबार चौंक गया। हम तुम्हारे मटके खरीदेंगे नहीं, बल्कि हम इनकी कीमत वसूल करेंगे। अकबर ने बीरबल की ओर उंगली उठाई। बीरबल? बीरबल अपनी जगह से उठे और झुककर अदब किया। जी जहां पनाह, तुम हमेशा कहते हो कि हर चीज की अपनी एक कीमत होती है और अक्लमंदी से मिट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है। क्या ये सच है? जी हुजूर, अगर कोशिश की जाए तो मुमकिन है, बीरबल ने सधे हुए स्वर में कहा। तो आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, अकबर ने सख्त लहजे में कहा। मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तुम्हें ये आदेश देता हूं कि तुम इस व्यापारी के ये 2 करोड़ मटके अपने कब्जे में लो। तुम्हें इन्हें बेचना है और इनकी कीमत 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें 30 दिनों के अंदर हमारे खजाने में जमा करवानी होगी। अगर तुम ऐसा कर पाए तो हम मानेंगे कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं, और अगर तुम नाकाम रहे, अकबर की आवाज में एक डरावनी गंभीरता आ गई, तो तुम अपना वजीर का पद हमेशा के लिए खो दोगे और तुम्हें आगरा छोड़कर जाना होगा। दरबार में जैसे बिजली गिर गई हो। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। ये असंभव था, पूरी तरह से असंभव। 2 करोड़ रद्दी मटके जिनका कोई उपयोग नहीं, उन्हें 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बेचना। एक मटके की कीमत 1 स्वर्ण मुद्रा, जबकि बाजार में एक तांबे के सिक्के में 10 अच्छे मटके मिल जाते थे। व्यापारी जरार खान भी हैरान था। उसने सोचा था कि बादशाह या तो उसे भगा देंगे या कुछ मोल भाव करके खरीद लेंगे, लेकिन ये मोड़ उसने भी नहीं सोचा था। बीरबल ने एक पल के लिए उन मटकों को देखा, फिर बादशाह की ओर। उनके माथे पर शिकन की एक लकीर तक नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह की चुनौती सिर आंखों पर, मुझे ये काम मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अकबर ने पूछा। इन 30 दिनों तक मुझे इन मटकों के साथ क्या करना है, कैसे बेचना है, इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। चाहे वो कोई दरबारी हो, सिपह सालार हो या खुद जहां पनाह आप हों, मुझे पूरी आजादी चाहिए। मंजूर है, अकबर ने तुरंत कहा, ये सोचते हुए कि बीरबल सिर्फ समय खरीद रहे हैं। 30 दिन, 31वें दिन दरबार में 2 करोड़ मुद्राएं होनी चाहिए या तुम्हारा इस्तीफा। कार्रवाई खत्म हुई।
बीरबल को उन 2 करोड़ मटकों का प्रभार सौंप दिया गया। जैसे ही दरबार बर्खास्त हुआ, बीरबल मटकों के पास गए। उन्होंने एक मटका उठाया। वो सचमुच बहुत साधारण था। मिट्टी कच्ची थी, पकाई भी ठीक से नहीं गई थी। जरा सी ठोकर लगते ही ये चूर चूर हो सकता था। बीरबल ने उसे उंगली से बजाकर देखा। आवाज भी ऐसी थी जैसे किसी ने सूखी लकड़ी पर मारा हो। ठक ठक की बेसुरी आवाज। क्या सोच रहे हैं बीरबल? मुल्ला दो प्याजा ने पीछे से आकर तंज कसा। बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी अभी से शुरू कर दें, या फिर आप इन मटकों को पिघलाकर सोना बनाने का कोई मंत्र पढ़ने वाले हैं? बीरबल ने मटका वापस रखा और मुल्ला की ओर देखकर मुस्कुराए। नहीं मुल्ला जी, मैं सोच रहा हूँ कि इंसानी दिमाग कितना अजीब होता है। वो उस चीज की कीमत नहीं देता जो जरूरी है, बल्कि उस चीज की कीमत देता है जो उसे महसूस होती है। आप बस देखते जाइए। बीरबल वहां से निकले और सीधे अपने घर जाने के बजाय शहर के कोतवाल के पास गए। अगले 2 दिनों तक आगरा में एक अजीब सी हलचल रही। बीरबल ने उन 2 करोड़ मटकों को शहर के बाहर एक विशाल मैदान में जमा करवाया। मटकों के ढेर पहाड़ जैसे लग रहे थे। देखने वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इनका होगा क्या। तीसरे दिन बीरबल ने अपना पहला चाल चली। उन्होंने आगरा के सबसे व्यस्त चौराहे चांदनी चौक के ठीक बीचों बीच एक विशाल पंडाल लगवाने का आदेश दिया। ये कोई साधारण तंबू नहीं था। इसके लिए कश्मीर से मखमली कपड़े मंगवाए गए। खंभों को रेशम से लपेटा गया। पंडाल के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शामियाने ताने गए ताकि अंदर क्या है ये बाहर से किसी को नजर ना आए। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि इस पंडाल की सुरक्षा के लिए बीरबल ने शाही फौज के सबसे खूंखार और कद्दावर पहरेदारों को तैनात किया था। ये वो सिपाही थे जो आमतौर पर बादशाह के खजाने या हरम की सुरक्षा करते थे। नंगी तलवारें लिए वे पंडाल के चारों ओर दिन रात पहरा देने लगे। लोगों में कौतूहल जाग उठा। आखिर अंदर है क्या? राह चलते लोग रुक कर पूछते। सिपाही जिन्हें बीरबल ने सख्त हिदायत दी थी, वे पूरी गंभीरता से जवाब देते। हटो यहाँ से, शाही हुक्म है। अंदर की चीज को देखना मना है। ये बादशाह सलामत की सबसे कीमती अमानत है। क्या अंदर वो मटके हैं? किसी ने दबी जबान में पूछा। खामोश, सिपाही गरजता। मटके? तुम इसे मटके कहते हो? अपनी जबान पर लगाम लगाओ, वरना सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जो चीज कल तक सिर्फ मिट्टी के मटके थी, आज वो सिपाहियों के पहरे और बीरबल की गोपनीयता के कारण रहस्य बन गई थी। बीरबल रोज सुबह उस पंडाल के पास जाते, अंदर घुसते, कुछ घंटे वहां बिताते और फिर बाहर आकर बहुत ही गंभीर चेहरे के साथ चले जाते। जब भी कोई दरबारी या अमीर सेठ उनसे पूछता, बीरबल क्या चल रहा है, मटके कब बिकेंगे, तो बीरबल सिर्फ उंगली होठों पर रखकर कहते, श्श, अभी वक्त नहीं आया है, इन चीजों को तैयार किया है। जा रहा है? तैयार? मिट्टी के मटकों को क्या तैयार करना? लोग हैरान थे। अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। आगरा की हवाओं में नई नई कहानियां तैरने लगीं। एक अफवाह उड़ी कि ये मटके दरअसल मिट्टी के नहीं हैं। इनके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया गया है, लेकिन अंदर ठोस सोना है जो उस विदेशी व्यापारी ने कर टैक्स बचाने के लिए छुपाया था। दूसरी अफवाह ये थी कि बीरबल ने किसी महान तांत्रिक को बुलाया है जो इन मटकों में जिन कैद कर रहा है। जो भी ये मटका खरीदेगा उसका अपना निजी जिन होगा। तीसरी अफवाह सबसे दिलचस्प थी। कहा जा रहा था कि ये मटके पुराने जमाने के किसी खजाने के नक्शे हैं। अगर इन्हें खास तरह से तोड़ा जाए तो इनके ठीकरों के अंदर नक्शे के टुकड़े मिलेंगे। 10 दिन बीत गए। बीरबल ने एक भी मटका बेचने की कोशिश नहीं की। न कोई बोली लगाई, न कोई इश्तिहार दिया। बस वो पंडाल, वो पहरेदार और वो गहराता हुआ रहस्य। बादशाह अकबर भी महल की खिड़की से उस पंडाल को देखते और सोचते, बीरबल आखिर कर क्या रहा है? वक्त बीता जा रहा है। 2 करोड़ की रकम छोटी नहीं है। क्या उसने हार मान ली है और सिर्फ नाटक कर रहा है? 12वें दिन बीरबल ने एक और अजीबोगरीब आदेश दिया। उन्होंने शहर के सबसे मशहूर चित्रकारों और सुलेखकों, कैलीग्राफर्स को पंडाल के अंदर बुलाया। वे लोग अपने रंगों और कलमों के साथ अंदर गए और कई दिनों तक बाहर नहीं आए। उनके खाने पीने का इंतजाम भी अंदर ही किया गया। लोगों की उत्सुकता अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। जो चीज जितनी छुपाई जाती है, उसे देखने की तलब उतनी ही बढ़ जाती है।
आगरा के अमीर सेठ, मनसबदार और रईसजादे जो पहले उन मटकों को कचरा समझ रहे थे, अब अपनी ऊंची हवेलियों में बैठकर इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। सेठ करोड़ीमल, जो आगरा के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक थे, अपने मुनीम से कह रहे थे, बीरबल कच्ची गोलियां नहीं खेलता। अगर उसने शाही पहरा बिठाया है और देश के सबसे बड़े कलाकारों को अंदर बुलाया है तो जरूर कोई बात है। कहीं ऐसा ना हो कि हम चूक जाएं और कोई और बाजी मार ले जाए। लेकिन मालिक, हैं तो वो मटके ही ना, मुनीम ने शंका जताई। मूर्ख, सेठ करोड़ीमल चिल्लाए, यही तो फर्क है एक साधारण व्यापारी और पारखी नजर में। जो बीरबल देख सकता है वो हम नहीं देख पा रहे। मुझे पता लगाओ कि बिक्री कब शुरू होगी। मुझे सबसे पहली कतार में होना है। 15 दिन बीत चुके थे, आधा समय खत्म, अब तक आमदनी शून्य। लेकिन बीरबल के चेहरे पर अब भी वही शांति थी। 16वें दिन उन्होंने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। सुनो सुनो सुनो, तमाम शहर ए आगरा को सूचित किया जाता है। 20वें दिन, जी हाँ, ठीक 4 दिन बाद बादशाह अकबर के खासुल खास खजाने का दरवाजा खुलेगा। ये खजाना जो नसीब वालों को ही मिलता है, बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। याद रहे, ये बिक्री सिर्फ एक दिन के लिए होगी। जो चूका वो जिंदगी भर पछताएगा। इस ऐलान ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। खास उल खास खजाना। लोगों ने मान लिया कि मटके तो बस एक छलावा थे, असली माल तो अब सामने आएगा, या फिर उन मटकों में ही कोई दिव्य शक्ति आ गई है। 20वें दिन की सुबह आई। सूरज निकलने से पहले ही चांदनी चौक पर ऐसे भीड़ जमा हो गई जैसे ईद का मेला लगा हो। धक्का मुक्की हो रही थी। शहर के बड़े बड़े रईस अपनी पालकियों और हाथियों पर सवार होकर आए थे ताकि उन्हें आगे जगह मिल सके। पंडाल का पर्दा अभी भी गिरा हुआ था। पहरेदारों की संख्या दोगुनी कर दी गई थी। ठीक दोपहर के वक्त नगाड़े बजे। बीरबल पंडाल से बाहर आए। उन्होंने एक अत्यंत कीमती चोगा पहन रखा था। वे भीड़ के सामने एक ऊंचे मंच पर खड़े हुए। भीड़ शांत हो गई। हर कोई उनके मुंह से निकलने वाले शब्दों का इंतजार कर रहा था। बीरबल ने भीड़ पर एक नजर डाली और कहा, मेरे प्यारे आगरा वासियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे बादशाह सलामत की नजर कितनी बारीक है। वो कंकड़ में भी हीरा पहचान लेते हैं। ये जो मेरे पीछे है, ये साधारण मिट्टी नहीं है, ये इम्तिहान वफा है। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इम्तिहान वफा यानी वफादारी की परीक्षा। बीरबल ने आगे कहा, आज मैं जो बेचने जा रहा हूं वो कोई वस्तु नहीं है, वो एक प्रतीक है, एक रुतबा है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इसे खरीदने की हैसियत नहीं रखते, इसलिए मैं आप सबका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। ये बिक्री सिर्फ उन खास लोगों के लिए है जो समझते हैं कि बादशाह की पसंद की कीमत सोने चांदी में नहीं तौली जा सकती। ये कहकर बीरबल ने इशारा किया। पंडाल का पर्दा हटा दिया गया। भीड़ ने सांस रोक ली। अंदर वही मटके थे, लेकिन अब वे वैसे नहीं दिख रहे थे। हर मटके को एक अलग मखमली गद्दी पर रखा गया था। हर मटके के गले में रेशमी रिबन बंधा था और उस पर एक छोटी सी मुहर लटकी थी। पंडाल के भीतर की रोशनी ऐसी थी कि वो खुरदरे भद्दे मटके भी किसी प्राचीन कलाकृति की तरह रहस्यमयी चमक बिखेर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी वहां लिखे गए बोर्ड। हर मटके के नीचे एक छोटी तख्ती लगी थी जिस पर बेहतरीन सुलेख कैलीग्राफी में कुछ लिखा था। भीड़ आगे बढ़ी। सबसे आगे खड़े सेठ करोड़ीमल ने चश्मा ठीक किया और एक मटके के नीचे लिखी तख्ती पढ़ी। उस पर लिखा था, ये वो मटका है जिसे छूकर बादशाह ने कहा था, सादगी ही असली सौंदर्य है। कीमत 5000 स्वर्ण मुद्राएं। दूसरे मटके के नीचे लिखा था, शाही बावर्ची खाने के लिए चुना गया विशेष पात्र जिसमें पानी कभी गर्म नहीं होता। कीमत 2000 स्वर्ण मुद्राएं। तीसरे के नीचे लिखा था, वो मटका जो विदेशी सौदागर जरार खान के कारवां का सरदार था। कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। लोगों के होश उड़ गए। कीमत मतें आसमान छू रही थीं। लेकिन बीरबल की बातों ने, उस माहौल ने, उस शाही पहरे ने और बादशाह की पसंद के ठप्पे ने लोगों के दिमाग पर जादू कर दिया था। भीड़ में से एक आवाज आई, अरे ये तो वही मटके हैं। बीरबल ने तुरंत उस आवाज को पकड़ लिया। जी हाँ, ये वही मटके हैं, लेकिन अब ये सिर्फ मटके नहीं रहे, ये इस ऐतिहासिक गवाह हैं। सोचिए, जब आपके दीवान खाने में ये मटका रखा होगा और आपके मेहमान पूछेंगे तो आप कह सकेंगे, ये उस चुनौती का हिस्सा है जो बादशाह अकबर ने दी थी। ये इतिहास का एक टुकड़ा है।
क्या इतिहास की कोई कीमत होती है? बीरबल ने मनोविज्ञान का सबसे गहरा तीर चलाया था। उन्होंने वस्तु नहीं बेची, उन्होंने अहंकार और कहानी बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या लोग खरीदेंगे? क्या सिर्फ बातों के जाल में फंसकर कोई अपनी गाढ़ी कमाई इन मिट्टी के बर्तनों पर लुटाएगा? बीरबल की धड़कनें भी तेज थीं, हालांकि उनका चेहरा शांत था। ये जुआ था। अगर अभी किसी ने खरीदने की पहल नहीं की तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। भीड़ मनोविज्ञान, मॉब साइकोलॉजी का नियम है, कोई पहला कदम नहीं उठाए आना चाहता, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, भीड़ चाल शुरू हो जाती है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक आदमी आगे आया। ये कोई और नहीं, दरबार में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा एक नया जागीरदार था। वो जानता था कि अगर उसने बीरबल की मदद की या बादशाह की चुनौती में भागीदार बना तो उसका नाम दरबार में गूंजेगा। उसने जोर से कहा, बीरबल जी, मुझे ये 5000 मुद्राओं वाला मटका चाहिए। मैं अपने घर में ये निशानी रखना चाहता हूँ कि मैं बादशाह की हर पसंद का सम्मान करता हूँ। उसने थैली से मुद्राएं निकाली और मेज पर पटक दी। खनखनाहट की आवाज ने वहां मौजूद हर अमीर के दिल पर चोट की। बिक गया, बीरबल ने ऐलान किया। पहला ऐतिहासिक मटका जागीरदार शमशेर सिंह के नाम। जैसे ही शमशेर सिंह ने मटका उठाया और उसे गर्व से ऊपर किया, भीड़ में जैसे करंट दौड़ गया। सेठ करोड़ीमल को लगा कि एक छोटा जागीरदार उनसे बाजी मार ले गया। ये उनकी शान के खिलाफ था। रुको, सेठ करोड़ीमल चिल्लाए, वो 10,000 वाला मटका मेरा है, मैं अभी नकद भुगतान करूंगा। अरे सेठ जी हटिए, एक और रईस ने धक्का दिया। मैं उस मटके के लिए 12,000 देने को तैयार हूं। देखते ही देखते वहां नीलामी शुरू हो गई। जो मटके कल तक कूड़ा समझे जा रहे थे, अब वे प्रतिष्ठा का प्रश्न, स्टेटस सिंबल बन चुके थे। हर कोई ये साबित करना चाहता था कि उसके पास बादशाह की खास चीज खरीदने की ताकत है। लोग मटका नहीं खरीद रहे थे, वे दरबार में अपनी वफादारी और अपनी अमीरी का सबूत खरीद रहे थे। दिन ढलने तक आधे मटके बिक चुके थे, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या थी। 2 करोड़ मटकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अमीर लोग महंगे मटके खरीद रहे थे, लेकिन आम जनता, और इतनी बड़ी तादाद में मटके कैसे निकलेंगे? अभी तो बमुश्किल कुछ हजार मटके ही बिके थे, भले ही ऊंचे दामों पर। अभी भी गोदाम भरे पड़े थे और लक्ष्य बहुत दूर था। शाम को जब बीरबल हिसाब लगा रहे थे तो उन्होंने पाया कि भले ही उन्होंने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन 2 करोड़ का आंकड़ा अभी भी कोसों दूर है। अमीरों की जेब से पैसा निकलवाना आसान था, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेंट्री, ये एक अलग ही चुनौती थी। तभी बीरबल के एक जासूस ने आकर खबर दी, हुजूर, एक गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? बीरबल ने पूछा। मुल्ला 2 प्याजा और कुछ दरबारी शहर में भेस बदलकर घूम रहे हैं। वे लोगों को समझा रहे हैं कि वे बेवकूफ बन रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये सिर्फ मिट्टी है और कुछ नहीं, और शहर के कुम्हार भड़क गए हैं। उन्हें लग रहा है कि बाहर से आए इन मटकों की वजह से उनका धंधा चौपट हो जाएगा। वे कल आपके पंडाल का घेराव करने वाले हैं। बीरबल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। एक तरफ मटकों का पहाड़, दूसरी तरफ बढ़ता विरोध और सिर पर लटकती बादशाह की समय सीमा। बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा। रात गहरी हो रही थी। उन्होंने खुद से कहा, अब सिर्फ बेचने से काम नहीं चलेगा, अब मुझे पूरे आगरा को इस खेल में शामिल करना होगा। अमीरों को तो लूट लिया, अब आम आदमी की बारी है, लेकिन उन्हें कैसे मनाऊं? तभी बीरबल की नजर एक टूटे हुए मटके के टुकड़े पर पड़ी जो जमीन पर पड़ा था। चांदनी रात में वो टुकड़ा चमक रहा था। बीरबल के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। हाँ, बीरबल बुदबुदाए, अगर मटका नहीं बिक सकता तो मटके के अंदर का सपना तो बिक सकता है। उन्होंने तुरंत अपने सहायक को बुलाया। कल के लिए नई तैयारी करो और ऐलान करवा दो कि कल मटकों के साथ लॉटरी भी होगी। लॉटरी? लेकिन हुजूर, हमारे पास देने के लिए इनाम कहाँ है? सहायक घबराया। इनाम वो मटके ही होंगे। बीरबल रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए। बस तुम देखते जाओ, कल आगरा के बाजार में वो तबाही मचेगी कि मुल्ला 2 प्याजा के होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, बीरबल ने अमीरों को तो फंसा लिया, लेकिन अब लाखों मटकों का क्या होगा? और क्या होगा जब शहर के कुम्हार बीरबल के खिलाफ बगावत कर देंगे? बीरबल का अगला दांव इतना खतरनाक है कि उसमें बादशाह अकबर का खजाना भी दांव पर लगने वाला है। क्या बीरबल अपनी ही जाल में फंस जाएंगे?
आगरा की सुबह आज हमेशा जैसी शांत नहीं थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि यमुना के किनारे बसी कुम्हार बस्ती में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। हवा में गीली मिट्टी की सौंधी महक की जगह आज बारूद जैसी गंध थी, गुस्से और विद्रोह की गंध। पिछले भाग में हमने देखा कि बीरबल ने अमीरों के अहंकार को सहलाकर कुछ हजार मटके तो बेच दिए थे, लेकिन 2 करोड़ का पहाड़ अभी भी ज्यों का त्यों खड़ा था। और अब बीरबल के सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई थी, जिसका जिक्र उनके जासूस ने पिछली रात किया था। शहर के सारे कुम्हार, जिनके चाक पिछले 20 दिनों से सूने पड़े थे, अब लामबंद हो चुके थे। उनका नेतृत्व कर रहा था रामदीन, जो कुम्हारों के समुदाय का मुखिया था। रामदीन एक बूढ़ा तजुर्बेकार आदमी था, जिसकी हाथों की लकीरों में मिट्टी रची बसी थी। उसके साथ सैकड़ों कुम्हार हाथ में डंडे और मशाले लिए बीरबल के उस आलीशान पंडाल की तरफ बढ़ रहे थे। रोजी रोटी पर लात मारने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे के नारे गूंज रहे थे। मुल्ला 2 प्याजा, जिन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक साधारण नागरिक का भेष बना रखा था, भीड़ के बीच में ही चल रहे थे। वे धीरे से कान भरते जा रहे थे। भाइयों, ये बीरबल की चाल है। वो विदेशी मटके बेचकर हमारे देसी हुनर को खत्म करना चाहता है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे चांदनी चौक पहुंचे और पंडाल को घेर लिया। शाही पहरेदारों ने अपनी तलवारें खींच लीं। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। एक छोटी सी चिंगारी और वहां खून खराबा हो सकता था। तभी पंडाल का पर्दा हटा और बीरबल बाहर आए। उनके चेहरे पर न तो डर था, न ही कोई घबराहट। उन्होंने सफेद मलमल का साधारण कुर्ता पहन रखा था। उन्होंने हाथ उठाकर पहरेदारों को पीछे हटने का इशारा किया। रामदीन भीड़ से आगे आया और चिल्लाया, बीरबल, बंद करो ये तमाशा। तुम्हारे ये विदेशी मटके हमारे पेट पर लात मार रहे हैं। आगरा का कोई भी आदमी अब हमसे मटके नहीं खरीद रहा। सब तुम्हारे उस शाही मटके के इंतजार में हैं। हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। भीड़ ने समर्थन में शोर मचाया। मुल्ला 2 प्याजा भीड़ के पीछे छिपे छिपे मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा आज बीरबल फंस गए। या तो वो मटके बेचना बंद करेंगे, यानी बादशाह की शर्त हारेंगे, या फिर वो कुम्हारों पर बल प्रयोग करेंगे, जिससे प्रजा में विद्रोह होगा। दोनों ही सूरतों में बीरबल की हार तय थी। बीरबल धीरे धीरे रामदीन के पास गए। उन्होंने रामदीन के खुरदरे हाथों को अपने हाथों में लिया और बहुत ही नरम आवाज में बोले, काका, आप गुस्सा कर रहे हैं, जबकि मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। रामदीन ठिठक गया। मेरा इंतजार? क्यों? ताकि तुम हमारा मजाक उड़ा सको? नहीं काका, बीरबल ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, जरा सोचिए, मेरे पास 2 करोड़ मटके हैं। क्या मैं अकेला इन्हें बेच सकता हूँ? क्या मेरे ये शाही सिपाही घर घर जाकर मटके बेच सकते हैं? नहीं, मटके बेचने का हुनर तो सिर्फ आपके पास है। आप जानते हैं कि किस घर में मटके की जरूरत है। आप जानते हैं कि गधे की पीठ पर मटकों को कैसे लादा जाता है ताकि वे टूटे नहीं। भीड़ शांत होने लगी। बीरबल ने अपना पासा फेंका। मैं आप लोगों को बेरोजगार करने नहीं, बल्कि आपको अपने धंधे में भागीदार पार्टनर बनाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये मटके बेचें। रामदीन ने शक की नजरों से देखा। हम तुम्हारे विदेशी मटके क्यों बेचें, और उससे हमारा क्या भला होगा? बीरबल मुस्कुराए। यही तो असली खेल है। सुनिए, मैं आज एक नई घोषणा करने जा रहा हूँ। इन मटकों की कीमत अब अमीरों वाली नहीं रहेगी। मैं इनकी कीमत इतनी कम कर दूंगा कि हर गरीब इसे खरीद सके। लेकिन हर मटके के बिकने पर उसका एक हिस्सा आपको मिलेगा, यानी मटका मेरा, मुनाफा आपका। कुम्हारों में कानाफूसी शुरू हो गई। बिना मेहनत, बिना मिट्टी गूंथे, बिना पकाए, सिर्फ बेचने का मुनाफा। लेकिन बीरबल, रामदीन ने पूछा, अगर लोग तुम्हारे सस्ते मटके खरीद लेंगे तो बाद में हमारे मटके कौन खरीदेगा? बीरबल ने रामदीन के कान में झुककर कहा, जो बात सिर्फ आगे खड़े कुछ लोगों ने सुनी। काका, यही तो मेरी अगली चाल है। मैं मटके नहीं बेच रहा, मैं किस्मत बेच रहा हूँ। ये मटके तोड़े जाएंगे और जब मटके टूटेंगे तो लोगों को पानी भरने के लिए नए मटकों की जरूरत पड़ेगी ना। और तब वे किसके पास आएंगे? आपके पास। मैं तो दरअसल बाजार में मटकों की कमी, शॉर्टेज पैदा कर रहा हूं, ताकि अगले महीने आपके मटके 2 गुनी कीमत पर बिकें। रामदीन की आंखों में चमक आ गई। ये गणित उसकी समझ में आ गया। बीरबल ने न सिर्फ उनका वर्तमान सुधारा था, बल्कि भविष्य भी सुरक्षित कर दिया था। बीरबल बाबू की जय! रामदीन ने नारा लगाया।
पल भर में जो भीड़ बीरबल को मारने आई थी, अब वो उनकी जय जयकार कर रही थी। मुल्ला दो प्याजा ने अपना माथा पीट लिया और भीड़ से खिसक लिए। विद्रोह। वो शांत हो चुका था, लेकिन असली काम अब शुरू होना था। बीरबल ने कुम्हारों को तुरंत काम पर लगा दिया। शहर के हर कोने में कुम्हारों की बैलगाड़ियां और गधे शाही मटके लेकर निकल पड़े। लेकिन अब सवाल ये था कि आम आदमी जो 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है, वो एक खाली मटका क्यों खरीदेगा? अमीरों ने तो शान के लिए खरीदा था, गरीब किस लिए खरीदेगा? बीरबल ने इसका जवाब मनोविज्ञान में ढूंढा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लालच, और दूसरी उम्मीद। उस दोपहर पूरे आगरा में ढिंढोरा पिटवाया गया, लेकिन इस बार का ऐलान पिछले ऐलान से बिल्कुल अलग था। सुनो सुनो सुनो, किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। बादशाह सलामत की तरफ से प्रजा के लिए एक अनोखा तोहफा। इन 2 करोड़ मटकों में से, ध्यान से सुनिए, इन 2 करोड़ मटकों में से 1000 मटके ऐसे हैं जिनके अंदर सोने की अशर्फियां छिपाई गई हैं, और एक मटका ऐसा है जिसके अंदर शाही खजाने की एक गुप्त चाबी है, जिसे पाने वाले को आगरा के पास 100 बीघा जमीन इनाम में मिलेगी। मटके की कीमत सिर्फ 2 तांबे के सिक्के, जी हाँ, सिर्फ 2 सिक्के के खर्च करें और अपनी किस्मत आजमाएं। क्या पता जिस मटके को आप चुने उसी में सोना हो। ये ऐलान किसी बारूद की तरह फटा। जुआ, इंसानी फितरत का सबसे पुराना नशा। 5000 अशरफियों वाला मटका सिर्फ अमीर खरीद सकते थे, लेकिन 2 तांबे के सिक्के, ये तो एक मजदूर, एक किसान, यहाँ तक कि एक भिखारी भी दे सकता था। दोपहर होते होते बिक्री का स्वरूप ही बदल गया। अब वो नीलामी नहीं थी, अब वो लूट थी। लोग पागलों की तरह पंडाल और कुम्हारों की गाड़ियों पर टूट पड़े। मुझे 10 मटके दो, मुझे 20 दो, हटो, पहले मैंने पैसे दिए हैं। दृश्य देखने लायक था। लोग मटका खरीदते और वहीं सड़क पर उसी वक्त उसे जमीन पर पटक कर फोड़ देते। छपाक, मटका टूटता, मिट्टी बिखरती। ओह, खाली है। आदमी निराश होता, लेकिन फिर वो सोचता शायद अगले वाले में सोना हो। वो फिर से जेब में हाथ डालता और 2 सिक्के निकालता। एक और देना। पूरा आगरा एक विशाल कैसीनो में बदल गया था। हर तरफ सिर्फ मटके टूटने की आवाजें आ रही थीं। खटाक खटाक खटाक। सड़कें मिट्टी के ठीकरों से भरने लगीं। धूल के गुबार उड़ रहे थे। बीरबल अपने पंडाल में बैठे बैठे खजांची को पैसे गिनते हुए देख रहे थे। सिक्कों का ढेर बढ़ता जा रहा था। तांबे के सिक्कों का ढेर चांदी में और चांदी का ढेर सोने में बदल रहा था। लेकिन हर योजना में एक पेंच होता है। शाम होते होते लोगों में हताशा फैलने लगी। लाखों मटके टूट चुके थे, लेकिन किसी को अभी तक सोना नहीं मिला था। दरअसल बीरबल ने सोना डाला ही बहुत कम मटकों में था, और वो मटके अभी गोदाम के पिछले हिस्से में थे। अफवाहें फिर से अपना रंग दिखाने लगीं। ये धोखा है, एक आदमी चिल्लाया, जिसने अपनी पूरी महीने की कमाई मटकों में उड़ा दी थी। इन मटकों में कुछ नहीं है, बीरबल हमें लूट रहा है। भीड़ का मिजाज फिर बिगड़ने लगा। हताशा गुस्से में बदल रही थी। अगर लोगों को जल्द ही जीत का स्वाद नहीं चखाया गया, तो ये जुआ बीरबल के गले की फांस बन सकता था। तभी मुल्ला दो प्याजा ने अपना दूसरा दांव चला। वे जानते थे कि अब सही मौका है। वे सीधा शहर काजी न्यायाधीश के पास गए। काजी साहब, मुल्ला ने गंभीरता से कहा, इस्लाम में और हमारे कानून में जुआ, गैम्बलिंग हराम है। बीरबल बादशाह के नाम पर सरेआम जुआ खिला रहे हैं और गरीब जनता तो ठग रहे हैं। आपको इसे रोकना होगा। काजी, जो खुद एक सख्त उसूलों वाले आदमी थे, तुरंत हरकत में आए। उन्होंने अपने सिपाहियों को भेजा और बीरबल को तलब किया। साथ ही बिक्री रुकवा दी गई। पंडाल पर सन्नाटा छा गया। बीरबल को काजी के दरबार में पेश किया गया। वहां मुल्ला दो प्याजा पहले से मौजूद थे, चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए। काजी ने कड़क आवाज में पूछा, बीरबल, क्या ये सच है कि तुम लोगों को लालच देकर ठग रहे हो? क्या उन मटकों में सचमुच सोना है या ये सिर्फ एक फरेब है? गवाहों का कहना है कि अब तक लाखों मटके फूटे, पर एक ढेला भी नहीं निकला। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, काजी साहब, मैं जुआ नहीं खिला रहा, मैं तो बस मिट्टी के बर्तन बेच रहा हूँ। अगर लोग उसे फोड़ रहे हैं तो ये उनकी मर्जी है। और रही बात सोने की, बीरबल ने अपनी जेब से एक मटका जो वो साथ लाए थे निकाला और काजी की मेज पर रख दिया। मैं चाहता हूँ कि मुल्ला दो प्याजा खुद इस मटके को तोड़ें।
अगर इसमें कुछ ना निकले तो मुझे सजा दें, लेकिन अगर निकल गया तो ये साबित हो जाएगा कि मेरी नीयत साफ है। मुल्ला दो प्याजा हिचकिचाए। उन्हें लगा ये बीरबल की कोई चाल है, लेकिन काजी का हुक्म था। मुल्ला ने भारी मन से एक पत्थर उठाया और मटके पर दे मारा। छनन! मटका टूटा। मिट्टी के टुकड़ों के बीच से एक चमकती हुई सोने की अशर्फी लुढ़क कर बाहर आई। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराए। देख लीजिए काजी साहब, किस्मत उस पर मेहरबान होती है जो कोशिश करता है। मुल्ला जी की किस्मत अच्छी थी, उन्हें पहली बार में ही मिल गया। अब अगर बाकी लोगों की किस्मत में नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर? काजी निरुत्तर हो गए। सबूत सामने था। उन्होंने बिक्री फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी। बेशक बीरबल को पता था कि उस विशेष मटके में अशर्फी है, क्योंकि उन्होंने उसे खुद चिन्हित किया था। ये एक परिकलित जोखिम था। जैसे ही ये खबर बाहर आई कि मुल्ला दो प्याजा को मटके में सोना मिला है, पागलपन की हदें पार हो गईं। जो लोग शक कर रहे थे अब वे भी दौड़ पड़े। खुद मुल्ला दो प्याजा की गवाही, अनचाही ही सही, ने बीरबल के झूठ को सच साबित कर दिया। या था। अगले 3 दिनों तक आगरा में मटकों की बारिश होती रही। देखते ही देखते 50 लाख मटके बिक गए और टूट गए। लेकिन अभी भी 1.5 करोड़ मटके बाकी थे। समस्या ये थी कि आगरा की आबादी सीमित थी। हर आदमी कितने मटके खरीद सकता था? 10, 20, 50? एक सीमा के बाद लोगों की जेबें खाली हो गईं और घर मिट्टी के मलबे से भर गए। बिक्री की रफ्तार, जो शुरू में आंधी की तरह थी, अब धीमी हवा में बदल गई। 25 दिन बीत चुके थे, सिर्फ 5 दिन बचे थे और गोदाम में अभी भी 1.5 करोड़ मटके पड़े थे। बीरबल अपने खेमे में चिंतित बैठे थे। खुदरा बिक्री, रिटेल से ये लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला था। उन्हें कोई ऐसा ग्राहक चाहिए था जो एक बार में लाखों मटके खरीदे। लेकिन टूटने वाले मिट्टी के मटके थोक में कौन खरीदेगा? तभी बीरबल के सहायक ने प्रवेश किया। हुजूर, बाहर मौसम बिगड़ रहा है। बीरबल ने बाहर देखा। आसमान में काले डरावने बादल घेराए थे। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। ये सावन की पहली आंधी का संकेत था। बीरबल का चेहरा पीला पड़ गया। मटके कच्ची मिट्टी के नहीं थे, लेकिन वे खुले मैदान में रखे थे। अगर तेज बारिश हुई तो वे मटके पानी भर जाने से भारी हो जाएंगे, कीचड़ से सन जाएंगे और उनकी चमक दमक खत्म हो जाएगी। भीगे हुए मटके कोई नहीं खरीदेगा, और अगर ओले गिरे तो लाखों मटके अपने आप ही टूट जाएंगे, बिना एक पैसा दिए। तिरपाल! बीरबल चिल्लाए। सारे मटकों को ढकने का इंतजार करो। हुजूर, 1.5 करोड़ मटके हैं, इतना कपड़ा पूरे आगरा में नहीं है, सहायक ने कांपते हुए कहा। बीरबल के सामने अब दोहरी चुनौती थी। एक तरफ 5 दिन की समय सीमा और दूसरी तरफ कुदरत का कहर। उन्हें इन मटकों को बारिश शुरू होने से पहले ही यहां से निकालना था, लेकिन कैसे? उसी रात बीरबल को एक अजीब खबर मिली। पड़ोसी राज्य का राजा, जो अकबर का शत्रु था, अपनी सेना के साथ सीमा पर युद्धाभ्यास कर रहा था। उसकी सेना को एक बड़ी नदी पार करनी थी, लेकिन पुल टूटा हुआ था। बीरबल के दिमाग में एक विचार कौंधा, एक ऐसा विचार जो न केवल मटकों को बेचेगा बल्कि दुश्मन को भी मात देगा। लेकिन ये विचार बेहद खतरनाक था। अगर ये उल्टा पड़ा तो बीरबल पर गद्दारी का इल्जाम लग सकता था। बीरबल ने तुरंत एक गुप्त संदेशवाहक को बुलाया। ये पत्र लो और तुरंत पड़ोसी राज्य के सेनापति के पास जाओ। उसे कहना कि बीरबल के पास उनकी समस्या का समाधान है, एक ऐसी कीमत पर जिसे वे मना नहीं कर पाएंगे। क्या बीरबल दुश्मन की सेना को मटके बेचने वाले थे? आखिर सेना को मिट्टी के मटकों का क्या काम? बादल अब गरजने लगे थे। बिजली की चमक में मटकों के पहाड़ किसी प्रेत छाला की तरह डरावने लग रहे थे। समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था। बीरबल जानते थे कि यह उनकी आखिरी चाल होगी। दोस्तों, क्या मिट्टी के मटके किसी सेना को नदी पार करवा सकते हैं? बीरबल ने दुश्मन देश के साथ कौन सा खतरनाक सौदा किया है? और क्या आगरा में आने वाला तूफान बीरबल की सारी मेहनत पर पानी फेर देगा? बीरबल पर लगने वाला है गद्दारी का इल्जाम। आगरा के आसमान पर काली घटाएं अब किसी दैत्य की तरह मंडरा रही थीं। हवा रुक चुकी थी, वो भयानक सन्नाटा जो बड़े तूफान से पहले आता है। बीरबल अपने खेमे के बाहर खड़े थे। उनकी नजरें आसमान पर नहीं बल्कि उन 1.5 करोड़ मटकों के पहाड़ पर टिकी थीं। एक भी बूंद, बस बारिश की एक तेज बौछार और ये सारा मिस्र टिटी का साम्राज्य कीचड़ में बदल जाएगा। अगर मटके भीग गए तो उनका वजन बढ़ जाएगा, वे गलने लगेंगे और फिर उन्हें कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा।
समय सीमा 4 दिन शेष, लक्ष्य 1.5 करोड़ मटके बेचना। हालात कुदरत और बादशाह दोनों खिलाफ। तभी घोड़े की टापों की आवाज ने सन्नाटे को चीरा। बीरबल का गुप्त संदेशवाहक, जिसे उन्होंने पड़ोसी शत्रु राज्य विजयनगर काल्पनिक संदर्भ की सेना के पास भेजा था, बदहवास हालत में लौटा। वो घोड़े से कूदा और सीधा बीरबल के कदमों में गिर पड़ा। हुजूर, अनर्थ हो गया, संदेशवाहक ने हांफते हुए कहा। सांस लो और साफ साफ बताओ। बीरबल ने उसे पानी का एक प्याला थमाया। हुजूर, मैंने आपका संदेश विजयनगर के सेनापति जोरावर सिंह तक पहुंचा दिया था। उनकी फौज नदी के उस पार फंसी है, पुल बाढ़ में बह चुका है और उन्हें पार जाने की सख्त जरूरत है। लेकिन क्या? बीरबल की आवाज में बेचैनी थी। लेकिन उन्होंने कहा है कि वे किसी मुगलिया चाल में नहीं फंसेंगे। उन्हें लगता है कि आप उन्हें जहर मिले मटके या बारूद से भरे बर्तन बेचना चाहते हैं। उन्होंने मेरे सामने ही मटकों का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि अगर मैं दोबारा वहां दिखा तो मेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। बीरबल के चेहरे पर शिकन नहीं आई, बल्कि एक गहरी सोच की लकीर उभर आई। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जहां बिजली कड़क रही थी। जोरावर सिंह, बीरबल बुदबुदाए, एक बहादुर सिपाही है, लेकिन उसमें व्यापारियों वाली अक्ल नहीं है। उसे चीजों की कीमत नहीं, उनकी जरूरत समझानी होगी। बीरबल ने तुरंत फैसला लिया। ये फैसला इतना जोखिम भरा था कि इसमें न केवल उनकी वजीर की पदवी बल्कि उनकी जान भी जा सकती थी। मेरी घोड़ी तैयार करो, बीरबल ने आदेश दिया। हुजूर, आप कहां जा रहे हैं? तूफान आने वाला है, सहायक चिल्लाया। मैं खुद जोरावर सिंह से मिलने जाऊंगा, बीरबल ने अपनी तलवार कमर से बांधते हुए कहा। व्यापार में जब दूत काम न आए तो व्यापारी को खुद तराजू उठाना पड़ता है। दृश्य 1, दुश्मन के खेमे में। यमुना की सहायक नदी, जो बारिश के कारण उफान पर थी, उसके दूसरे किनारे पर विजयनगर की विशाल सेना का पड़ाव था। तंबुओं का एक शहर बसा हुआ था। मशालें जल रही थीं। सैनिक पहरा दे रहे थे। माहौल तनावपूर्ण था, क्योंकि रसद राशन खत्म हो रही थी और नदी पार करने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक संतरी ने शोर मचाया। रुको, कौन है वहां? अंधेरे से एक अकेला घुड़सवार हाथ ऊपर किए हुए सामने आया। वो बीरबल थे, निहत्थे थे, शांत और चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान। मैं मुगल दरबार का वजीर बीरबल हूं, उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, और मैं तुम्हारे सेनापति जोरावर सिंह के लिए जिंदगी का पैगाम लाया हूं। सैनिकों ने तुरंत उन्हें घेर लिया। तलवारें उनकी गर्दन पर टिक गईं। उन्हें रस्सियों में जकड़कर सेनापति के तंबू में पेश किया गया। जोरावर सिंह, एक विशालकाय और क्रूर योद्धा, अपने तख्त पर बैठा था। बीरबल को देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। बीरबल, जोरावर सिंह गर्जा, अकबर का सबसे चहेता कुत्ता खुद चलकर शेर की मांद में आया है। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं लगता? मौत तो हर जगह है सेनापति जी, बीरबल ने निर्भीकता से कहा। नदी के इस पार भी और उस पार भी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी मौत चुनने आया हूं और आप अपनी सेना को बाढ़ और भूख से मरते हुए देखने के लिए मजबूर हैं। जोरावर सिंह खड़ा हो गया। जुबान संभाल कर बात करो। हमारे पास अभी भी इतनी ताकत है कि हम तैरकर नदी पार कर सकते हैं और आगरा को जला सकते हैं। तैरकर? बीरबल हंसे। इस उफनती नदी में अपने भारी कवच और तोपों के साथ? सेनापति जी, वीरता और बेवकूफी में एक महीन लकीर होती है। आपका पुल टूट चुका है। नावें इतनी हैं नहीं कि पूरी सेना पार हो सके, और पीछे से पहाड़ी बाढ़ आ रही है। 2 दिन में यह मैदान जहां आपकी सेना खड़ी है जलमग्न हो जाएगा। जोरावर सिंह के माथे पर पसीना आ गया। बीरबल सच कह रहे थे। जासूसों ने भी यही खबर दी थी। तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? हमदर्दी दिखाने? जोरावर ने पूछा। नहीं, बीरबल ने कहा, मैं व्यापारी हूँ, मैं सौदा करने आया हूँ। मेरे पास एक ऐसा पुल है जो एक रात में तैयार हो सकता है और आपकी पूरी सेना तोपों और रसद के साथ सुरक्षित नदी पार करवा सकता है। 1 रात में पुल? जोरावर हंसा। क्या तुम जादूगर हो? लकड़ी का पुल बनाने में महीने लगते हैं। लकड़ी का नहीं, मिट्टी का, बीरबल ने कहा। तंबू में सन्नाटा छा गया। फिर सब जोर से हंस पड़े। मिट्टी का पुल? ये पागल हो गया है। बीरबल ने धैर्य रखा। जब हंसी थमी तो उन्होंने एक बाल्टी पानी मंगवाया और एक छोटा सा खाली मटका जो वे अपने साथ लाए थे उसमें उल्टा करके डुबोया। देखिए, बीरबल ने कहा, यह मटका खाली है,
इसमें सिर्फ हवा है। जब मैं इसे पानी में दबाता हूं तो ये ऊपर आने की कोशिश करता है। इसे प्लावन बल, बॉयंसी कहते हैं। एक मटका एक आदमी का वजन नहीं उठा सकता, लेकिन अगर 10 मटकों को एक बांस के ढांचे में बांध दिया जाए तो वो एक सिपाही का वजन उठा सकते हैं। और अगर 1.5 करोड़ मटकों को एक साथ जाल में बांधकर नदी पर बिछा दिया जाए तो वो हाथियों और तोपों का वजन भी हंसते हंसते सह लेंगे। जोरावर सिंह गौर से देख रहा था। उसे युद्ध नीति आती थी। उसने पुराने किस्से सुने थे जहां रोम की सेनाओं ने पीपों, बैरल्स को बांधकर पुल बनाए थे। लेकिन मिट्टी तो गल जाएगी, जोरावर ने शंका जताई। कच्ची मिट्टी गलती है सेनापति जी, बीरबल ने झूठ बोला। हालांकि मटके बहुत पक्के नहीं थे, लेकिन एक रात के लिए काफी थे। ये शाही मटके हैं, खास भट्टी में पकाए गए। पानी में ये पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मेरे पास तैयार हैं। 1.5 करोड़ मटके, अभी इसी वक्त नदी के उस पार। कीमत? जोरावर ने पूछा। अब वो एक सेनापति नहीं, एक ग्राहक था। एक मटके की कीमत 1 स्वर्ण मुद्रा। बीरबल ने कहा, 1.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं? तुम पागल हो, जोरावर चिल्लाया। इतने में तो हम नया महल बना लेंगे। महल बना लेंगे, पर जान नहीं बचा पाएंगे। बीरबल ने अपनी आवाज सख्त कर ली। सोचिए सेनापति जी, आपकी सेना की कीमत क्या है? आपके तोपखाने, आपके हाथी, आपके वफादार सिपाही, क्या उनकी जान 1.5 करोड़ से सस्ती है? अगर बाढ़ आ गई तो सब खत्म, और अगर अकबर की सेना आ गई तो? बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। डर का बीज बोया जा चुका था। जोरावर सिंह टहलने लगा। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट तेज हो गई थी। बारिश की पहली बूंदें टपकने लगी थीं। उसके पास वक्त नहीं था। मंजूर है, जोरावर ने अंततः कहा, लेकिन एक शर्त है, पुल आज रात ही बनना चाहिए और भुगतान हम नदी पार करने बात करेंगे। अगर पुल टूटा तो तुम्हारा सिर भी साथ में टूटेगा। भुगतान आधा अभी, आधा पार करने के बाद। बीरबल ने अड़े रहने का फैसला किया। और मटके मेरे आदमी नहीं, आपके सैनिक ढोएंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सौदा तय हो गया। 75 लाख स्वर्ण मुद्राएं एडवांस बीरबल को तुरंत दी गईं, जो विजयनगर की सेना ने अपनी पिछली लूट में हासिल की थीं। दृश्य 2, तूफान और तामीर। वह रात आगरा के इतिहास की सबसे अजीब रात थी। नदी के दोनों किनारों पर हजारों मशालें जल उठीं। एक तरफ बीरबल के कुम्हार और मजदूर, दूसरी तरफ विजयनगर के सैनिक। बीच में 1.5 करोड़ मटकों का पहाड़। बारिश शुरू हो चुकी थी। कीचड़ और फिसलन के बीच एक अमानवीय गति से काम हो रहा था। बीरबल ने अपनी योजना समझाई। मटकों के मुंह को कपड़ों और मोम से सील किया गया ताकि पानी अंदर ना जाए। फिर उन्हें बांस के बड़े बड़े ढांचों, फ्रेम्स में रस्सियों से बांधा गया। हर ढांचे में लगभग 100 मटके थे। इन ढांचों को पानी में उतारा गया और एक दूसरे से जोड़ दिया गया। यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। मटका सेतु। हवा तेज थी, लहरें उफान पर थीं, लेकिन हवा से भरे लाखों मटके पानी के ऊपर नाच रहे थे। जैसे जैसे मटकों की परतें बिछती गईं, एक चौड़ा तैरता हुआ रास्ता नदी के आर पार बन गया। कुम्हार रामदीन, जो बीरबल के साथ खड़ा था, कांपते हुए बोला, मालिक, अगर किसी मटके में दरार आ गई तो? दुआ करो रामदीन, बीरबल ने भीगते हुए कहा। आज रात हम मिट्टी के भरोसे पर नहीं, गणित के भरोसे पर जिंदा हैं। भोर होने से ठीक पहले पुल तैयार था। विजयनगर की सेना ने कूच किया। सबसे पहले पैदल सैनिक। मटकों का पुल थोड़ा डगमगाया। चर-चर की आवाजें आईं, लेकिन वो टिका रहा। मिट्टी के गोलाकार आकार ने वजन को बराबर बांट दिया था। फिर घोड़े, फिर रसद की गाड़ियां। बीरबल एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर अपनी बिक्री को नदी पार करते हुए देख रहे थे। हर मटका जो पुल में लगा था वो बिक चुका था। तकनीकी रूप से उन्होंने 1.5 करोड़ मटके जोरावर सिंह को सौंप दिए थे, लेकिन असली खतरा अब शुरू होने वाला था। जैसे ही भारी तोपें पुल पर आईं, मटके चटकने लगे। खट 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 की आवाजें आने लगीं। कुछ मटके फूटे, पुल एक तरफ झुका। सैनिक चिल्लाए। जोरावर सिंह ने तलवार निकाल ली और बीरबल की ओर देखा, लेकिन बीरबल ने पहले से ही दोहरी परत, डबल लेयर बिछवाई थी। नीचे के मटके फूटे तो ऊपर के मटकों ने वजन संभाल लिया। तोपें सुरक्षित पार हो गईं। सूरज की पहली किरण के साथ विजयनगर की पूरी सेना नदी के उस पार थी, सुरक्षित, लेकिन अब आगरा से दूर अपने वतन की ओर जाने वाले रास्ते पर, क्योंकि बाढ़ के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा था। बीरबल के पास अब खाली मैदान था,
75 लाख स्वर्ण मुद्राएं नकद थीं और बाकी 75 लाख का वचन पत्र था, प्रॉमिसरी नोट था। मटके बिक चुके थे, चैलेंज पूरा हो गया था। लेकिन आगरा में इस घटना को दूसरी नजर से देखा जा रहा था। दृश्य 3, दरबार में भूचाल। मुल्ला दो प्याजा पूरी रात जागे थे। उनके जासूसों ने उन्हें पल पल की खबर दी थी। जैसे ही सुबह हुई, वो दौड़ते हुए अकबर के निजी कक्ष में पहुंचे। गजब हो गया जहां पनाह, गद्दारी, घोर गद्दारी। मुल्ला ने छाती पीटते हुए कहा। अकबर, जो अभी नींद से जागे थे, चौंक गए। क्या हुआ मुल्ला, इतनी सुबह क्या आफत आ गई? बीरबल, आपका बीरबल। लह, मुल्ला ने सांस लेते हुए कहा। उसने मुगलों की इज्जत बेच दी। उसने दुश्मन सेनापति जोरावर सिंह से हाथ मिला लिया है। क्या बकवास है? अकबर ने डांटा। सच है हुजूर, बीरबल ने हमारे 1.5 करोड़ मटके दुश्मन को दे दिए। और सिर्फ मटके नहीं, उसने दुश्मन की फंसी हुई सेना को नदी पार करवा दी। जिस सेना को हम आसानी से घेर कर मार सकते थे, उसे बीरबल ने सुरक्षित भगा दिया और बदले में उसने उनसे सोना लिया है। बीरबल ने चंद सिक्कों के लिए मुल्क की सुरक्षा बेच दी। अकबर सन रह गए। दुश्मन की मदद, नदी पार करवाना, ये तो सीधे सीधे राजद्रोह था। तभी सेनापति मान सिंह भी अंदर आए। उनका चेहरा भी गंभीर था। जहां पनाह, मुल्ला सही कह रहे हैं। हमारे पहरेदारों ने देखा है, नदी पर मटकों का पुल बनाया गया था। विजयनगर की सेना अब हमारी पकड़ से बाहर है। बीरबल ने उन्हें जाने दिया। अकबर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त, उनका वजीर, गद्दार निकला। क्या बीरबल को पैसों का इतना लालच हो गया था कि वो ये भूल गया कि वो किसके नमक का हकदार है? बीरबल को अभी इसी वक्त गिरफ्तार करके दरबार में पेश किया जाए। अकबर ने फरमान जारी किया। उसे बेड़ियों में जकड़ कर लाया जाए, वजीर की तरह नहीं, एक मुजरिम की तरह। दृश्य 4, बीरबल की वापसी। बारिश अब मूसलाधार हो रही थी। बीरबल अपने घोड़े पर सवार होकर आगरा लौट रहे थे। उनके पीछे बैलगाड़ियों में सोने के संदूक थे। वो 2 करोड़ पिछले बिके हुए प्लस जोरावर से मिले हुए का हिसाब पूरा कर चुके थे। वे थके हुए थे, भीगे हुए थे, लेकिन संतुष्ट थे। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था। जैसे ही वे दिल्ली गेट, आगरा किले का प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्हें शाही फौज ने घेर लिया। रुक जाइए वजीर आजम, फौजदार ने कड़क आवाज में कहा। नहीं, अब आप वजीर नहीं रहे, आपको गिरफ्तार किया जाता है। बीरबल ने चारों ओर देखा। नंगी तलवारें, गुस्से से भरी आंखें। उन्हें समझ आ गया कि क्या हुआ है। मुल्ला दो प्याजा ने अपना काम कर दिया था। बीरबल ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिए। लोहे की भारी हथकड़ियां उनके हाथों में पहना दी गईं। उन्हें खींचते हुए दीवाने खास में लाया गया। पूरा दरबार भरा हुआ था, लेकिन आज वहां सम्मान नहीं, नफरत थी। अकबर तख्त पर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू और आग दोनों थे। क्यों बीरबल? अकबर ने गरजते हुए पूछा। आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। हमने तुम पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया, और तुमने चंद सिक्कों के लिए दुश्मन को रास्ता दे दिया। उन मटकों को नदी में बहा देते, तोड़ देते, लेकिन दुश्मन को पुल बनाकर देना, क्या जवाब है तुम्हारी इस गद्दारी का? बीरबल भीगे कपड़ों में हथकड़ियों के साथ खड़े थे। पानी उनके बालों से टपक कर फर्श पर गिर रहा था। जहां पन्हा, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैंने सिर्फ आपका हुक्म माना है। आपने कहा था मटके बेचो, कीमत 2 करोड़ लाओ। आपने ये नहीं कहा था कि किसे बेचने हैं। एक व्यापारी का ना कोई दोस्त होता है, ना दुश्मन, उसका सिर्फ ग्राहक होता है। खामोश, अकबर चिल्लाए। व्यापार की आड़ में तुम अपनी गद्दारी नहीं छिपा सकते। तुमने दुश्मन को भागने का मौका दिया। ये मुल्क के साथ धोखा है। इसकी सजा सिर्फ मौत है। मुल्ला दो प्याजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज बीरबल का अंत निश्चित था। जहां पनाह, बीरबल ने नजरें ऊपर उठाईं। मैंने दुश्मन को भागने का मौका नहीं दिया, मैंने तो उन्हें बस। अकबर ने हाथ उठाया। मैं और कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। इसे काल कोठरी में डाल दो। कल सुबह आगरा के चौराहे पर बीरबल को हाथी के पैरों तले कुचला जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल हाथी के पैरों तले? सिपाहियों ने बीरबल को घसीटना शुरू किया। बीरबल ने जाते जाते मुड़कर अकबर को देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जल्दबाजी कर रहे हैं हुजूर,
मटके तो बिक गए, लेकिन मटकों के अंदर जो असली चीज मैंने दुश्मन को बेची है, उसका असर तो अभी देखना बाकी है। अकबर ठिठक गए। असली चीज? खाली मटकों में क्या असली चीज हो सकती है? लेकिन उनका गुस्सा इतना तेज था कि उन्होंने बीरबल की बात अनसुनी कर दी। बीरबल को अंधेरी काल कोठरी में फेंक दिया गया। लोहे का दरवाजा बंद हुआ। बाहर आगरा के नागरिक हैरान थे। जिस आदमी ने कल उन्हें अमीर बनाने के सपने दिखाए थे, आज वो गद्दार घोषित हो चुका था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि बीरबल ने जोरावर सिंह को जो मटके बेचे थे, वे सिर्फ पुल बनाने के लिए नहीं थे। उन मटकों में बीरबल ने एक ऐसी चाल छिपा रखी थी जो अब अपना रंग दिखाने वाली थी। उधर नदी के उस पार जोरावर सिंह अपनी सेना के सुरक्षित निकलने पर जश्न मना रहा था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन मटकों को भी साथ ले चलो। ये बीरबल की जादुई मिट्टी है, हम इनका इस्तेमाल अपने किले की दीवारें बनाने में करेंगे। लेकिन जोरावर सिंह नहीं जानता था कि वो अपने साथ मटके नहीं, बल्कि अपनी बर्बादी ले जा रहा है। रात गहरी हो गई थी। काल कोठरी में बीरबल जमीन पर बैठे थे। उन्हें अपनी मौत का डर नहीं था। वे जानते थे कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी काल कोठरी की छोटी खिड़की से एक परछाई दिखी। बीरबल, एक धीमी आवाज आई। ये महारानी जोधाबाई की दासी थी। महारानी साहिबा ने पूछा है, क्या कोई रास्ता है? वो बादशाह से दया की भीख मांग सकती हैं। नहीं, बीरबल ने कहा, दया नहीं, मुझे बस वक्त चाहिए। बादशाह से कहो कि मेरी सजा एक दिन के लिए टाल दें, सिर्फ 24 घंटे। उसके बाद अगर उन्हें लगे कि मैं गद्दार हूं तो शौक से मार दें। दासी चली गई। क्या अकबर मानेंगे, या कल का सूरज बीरबल का आखिरी सूरज होगा? और सबसे बड़ा सवाल, उन मटकों में ऐसा क्या था जो दुश्मन को बर्बाद कर सकता था? दोस्तों, बीरबल को कल सुबह मौत की सजा मिलने वाली है, लेकिन बीरबल का दावा है कि उन्होंने दुश्मन को मटके नहीं बल्कि मौत बेची है। आखिर उन खाली मटकों में ऐसा क्या राज छिपा है जो विजयनगर की सेना को बिना लड़े ही खत्म कर देगा? क्या अकबर बीरबल की आखिरी चाल समझ पाएंगे या बहुत देर हो जाएगी? देखिए इस कहानी का सबसे धमाकेदार चौथा भाग। आगरा के किले पर रात का सन्नाटा मौत की तरह भारी था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे आसमान खुद बीरबल की किस्मत पर रो रहा हो। काल कोठरी डंजन की सीलन भरी दीवारों के बीच बीरबल जमीन पर पालथी मारे बैठे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक गणित चल रहा था। समय का गणित, दूरी का गणित और इंसानी फितरत का गणित। अकबर ने उन्हें 24 घंटे की मोहलत दी थी। ये मोहलत बीरबल की बुद्धिमानी के लिए नहीं, बल्कि महारानी जोधाबाई की जिद के कारण मिली थी। महारानी ने बादशाह को याद दिलाया था कि बीरबल ने आने कितनी बार सल्तनत को बचाया है। कम से कम उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का एक दिन तो दीजिए, महारानी ने कहा था। अकबर ने भारी मन से सहमति दी थी, लेकिन ये शर्त भी रखी थी, अगर कल सूरज ढलने तक कोई चमत्कार नहीं हुआ तो बीरबल का सिर धड़ से अलग होगा। अब 18 घंटे बीत चुके थे, सिर्फ 6 घंटे बाकी थे। सुबह का सूरज निकलने वाला था और उस सूरज की पहली किरण बीरबल के जीवन की आखिरी किरण हो सकती थी। दृश्य 1, दुश्मन के किले में जश्न, विजयनगर। आगरा से मीलों दूर विजयनगर के अभेद्य किले में जश्न का माहौल था। सेनापति जोरावर सिंह अपनी जीत के नशे में चूर था। उसने न केवल अपनी फंसी हुई सेना को बचाया था, बल्कि मुगल वजीर बीरबल को बेवकूफ बनाकर नदी भी पार कर ली थी। किले के विशाल प्रांगण में 1.5 करोड़ मटकों का ढेर लगा हुआ था। वे मटके जिन्होंने पुल बनकर सेना की जान बचाई थी, अब विजय चिन्ह, ट्रॉफी के रूप में वहां सजे थे। विजयनगर का राजा विक्रमदेव अपने सिंहासन पर बैठा था। जोरावर सिंह ने झुककर सलाम किया और कहा, महाराज देखिए, मुगलों की बेवकूफी का सबूत। बीरबल ने हमें ये मटके बेचे, पुल बनवाया और हमें सुरक्षित यहाँ आने दिया। सुना है अकबर ने उसे गद्दार घोषित कर दिया है। एक तीर से 2 शिकार, सेना भी बच गई और अकबर का सबसे खास आदमी भी मारा जाएगा। विक्रमदेव हंसे, अद्भुत जोरावर, तुमने तो कमाल कर दिया। इन मटकों को हमारे शस्त्रागार, आर्मरी के चारों ओर दीवार की तरह चुनवा दो। ये हमारी जीत की याद दिलाते रहेंगे। सैनिकों ने हुक्म की तामील की। हजारों मटकों को किले की ऊंची दीवारों और शस्त्रागार के पास एक के ऊपर एक सजा दिया गया। लेकिन जोरावर सिंह और राजा विक्रमदेव ये भूल गए थे कि बीरबल ने सौदा किया था
और बीरबल कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। रात गहरी हो गई। आंधी जो आगरा में तबाही मचा रही थी, अब विजयनगर की तरफ बढ़ चुकी थी। हवा की रफ्तार तेज होने लगी और तभी वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दृश्य 2, भूतों का कोहराम। जैसे ही तेज हवाएं किले की प्राचीर से टकराईं, एक अजीबोगरीब आवाज गूंजने लगी। हूं हूं खनन हूं। शुरुआत में ये धीमा था, लेकिन जैसे जैसे हवा तेज हुई, आवाज सी डरावनी चीख में बदल गई। किले के पहरेदार कांप उठे। ये क्या आवाज है? क्या कोई रो रहा है? आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों औरतें एक साथ विलाप कर रही हों या पाताल से राक्षस चिल्ला रहे हों। पूरा किला इस भयानक ध्वनि से थर्रा उठा। घोड़े अस्तबल में बिदकने लगे, हाथी चिंघाड़ने लगे, सोए हुए सैनिक हड़बड़ाकर उठ गए। भूत प्रेत, मुगलों ने जिन छोड़ दिए हैं। सैनिकों में भगदड़ मच गई। राजा विक्रमदेव अपने कक्ष से बाहर भागे। ये क्या हो रहा है जोरावर? ये आवाज कहां से आ रही है? जोरावर सिंह भी हैरान था। आवाज चारों तरफ से आ रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा शोर उन मटकों के ढेर से आ रहा था। दरअसल ये बीरबल का विज्ञान था। बीरबल ने उन खास मटकों को बनवाते समय कुम्हारों को निर्देश दिया था कि मटकों की गर्दन का आकार एक विशेष कोण एंगल पर रखा जाए और उनके पैंदे में एक बारीक छेद किया जाए। जब ये मटके एक विशेष क्रम में रखे जाते और तेज हवा इनके भीतर से गुजरती, तो ये हेल्महोल्ट्ज रेजोनेंस के सिद्धांत पर काम करते। वे मटके नहीं, बल्कि हजारों विशाल सीटियां बन गए थे। हवा मटकों के अंदर घुसती और एक डरावनी, रूह कंपा देने वाली ध्वनि पैदा करती। आंधी जितनी तेज होती, मटकों की चीख उतनी ही भयानक होती जाती। इसे राग मृतिका यानी मौत का संगीत कहा जा सकता था। किले में अंधविश्वास फैल गया। सैनिकों को लगा कि जिस नदी को उन्होंने मटकों पर चलकर पार किया, उस नदी की देवी नाराज हो गई है। इन मटकों को तोड़ दो, राजा विक्रमदेव चिल्लाए, कानों पर हाथ रखते हुए। ये शापित हैं, इन्हें अभी तोड़ दो। सैनिक लाठियां और हथौड़े लेकर मटकों पर टूट पड़े। खटाक 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 मटके टूटने लगे। लेकिन बीरबल की चाल सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं थी। आवाज तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थी। असली बम तो मटकों के अंदर था। दृश्य 3, विश्वासघात का दस्तावेज। जैसे ही जोरावर सिंह ने सबसे ऊपर रखा एक बड़ा मटका अपनी तलवार से फोड़ा, उसमें से मिट्टी के ठीकरों के साथ साथ चमड़े का एक रोल नीचे गिरा। जोरावर ठिठक गया। मटके के अंदर खत। उसने उसे उठाया, मशाल की रोशनी में देखा। उस पर मुगलों की शाही मोहर लगी थी। राजा विक्रमदेव ने वो खत उसके हाथ से छीन लिया। ये क्या है? राजा ने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनका चेहरा गुस्से से लाल फिर बैंगनी होता गया। खत में लिखा था, मेरे प्यारे दोस्त जोरावर सिंह, योजना के मुताबिक मटके और पुल तैयार हैं। जैसा कि हमारा समझौता हुआ है, तुम अपनी सेना और राजा विक्रमदेव को लेकर नदी पार कर लो। एक बार जब तुम किले में पहुंच जाओगे तो अंदर से बगावत कर देना। विक्रमदेव का सिर मुझे चाहिए और बदले में विजयनगर का तख्त तुम्हारा होगा। ये मटके मेरी तरफ से तुम्हारी ताजपोशी का पहला तोहफा हैं। इनमें छिपाकर भेजा गया बारूद झूठ वक्त आने पर इस्तेमाल करना। तुम्हारा दोस्त बीरबल, अकबर के आदेशानुसार। जोरावर के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं महाराज, ये झूठ है, ये बीरबल की चाल है। मैंने ऐसा कोई समझौता नहीं किया। लेकिन राजा विक्रमदेव, जो पहले से ही डरावनी आवाजों से घबराए हुए थे, अब शक के जहर से भर गए। तो इसीलिए बीरबल ने तुम्हें पुल बना कर दिया। राजा गरजे। दुश्मन कभी दुश्मन की मदद नहीं करता जब तक कि कोई गहरी साजिश न हो। तुम हमें यहाँ मरवाने लाए हो? तुम मुगलों से मिले हुए हो? नहीं महाराज, विश्वास कीजिए, जोरावर गिड़गिड़ाया। तभी एक सैनिक ने दूसरा मटका तोड़ा। उसमें से भी वैसा ही एक खत निकला। तीसरे में से भी। बीरबल ने हर 100वें मटके में ऐसे जाली खत भरवाए थे। पूरे किले में सबूत बिखर गए। सैनिकों को लगा कि उनका सेनापति गद्दार है। सेना 2 हिस्सों में बट गई। एक तरफ जोरावर के वफादार, दूसरी तरफ राजा के वफादार। गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को, राजा ने आदेश दिया। तलवारें खिंच गईं। जो सेना कल तक एक थी, आज बीरबल के मिट्टी के मटकों ने उसे आपस में लड़ा दिया था। किले के अंदर गृह युद्ध, सिविल वॉर छिड़ गया। बाहर आंधी का शोर, मटकों की चीखें और अंदर तलवारों की खनखनाहट।
विजयनगर की शक्ति जो आगरा पर हमला करने वाली थी, आज खुद अपने ही घर में बिखर रही थी। दृश्य 4, आगरा में सूर्योदय। आगरा में बारिश थम चुकी थी, पूरब में लाली छा रही थी। बीरबल की कोठरी का दरवाजा खोला। जल्लाद अंदर आए। वक्त हो गया है बीरबल जी। बीरबल शांति से उठे। उन्होंने अपने कपड़े झाड़े और बाहर आए। दीवाने आम के सामने खुले मैदान में फांसी का तख्ता नहीं बल्कि हाथी तैयार खड़ा था। बीरबल को जमीन पर लिटाकर हाथी के पैर से कुचलवाया जाना था। गद्दारों की सजा। अकबर झरोखे में बैठे थे। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। वे नहीं चाहते थे कि बीरबल मरे, लेकिन बादशाह का शब्द पत्थर की लकीर होता है। अगर बीरबल बेगुनाह था तो सबूत कहाँ था? बीरबल को मैदान के बीच में लाया गया। हजारों की भीड़ जमा थी। हर कोई सिसक रहा था। महावत ने हाथी को आगे बढ़ाया। भारी भरकम पैर बीरबल की छाती की तरफ बढ़ा। रुको! एक चीख ने माहौल को चीर दिया। किले के मुख्य द्वार से एक घुड़सवार बिजली की रफ्तार से अंदर घुसा। घोड़ा मुंह से झाग फेंक रहा था। यह शाही जासूस था। वो सीधा मैदान के बीच में पहुंचा और हाथी के सामने अपना घोड़ा अड़ा दिया। वो घोड़े से गिरा और सीधा अकबर के झरोखे की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाया, जहां पनाह, खुशखबरी, खुशखबरी। अकबर खड़े हो गए। क्या है? बोलो। जासूस ने हांफते हुए कहा, विजयनगर, विजयनगर खत्म हो गया हुजूर। वहां गृह युद्ध छिड़ गया है हुजूर। राजा विक्रम देव ने अपने ही से नापति जोरावर सिंह को गद्दारी के इल्जाम में कैद कर लिया है। उनकी सेना आपस में लड़कर आधी हो गई है। और जासूस ने सांस ली। और राजा विक्रम देव ने संधि का प्रस्ताव भेजा है। वे कहते हैं कि उन्हें मुगलों की कूटनीति का लोहा मान लिया है। पूरा मैदान सन रह गया। फिर सबकी नजरें बीरबल पर गईं। अकबर ने तुरंत नीचे आने का आदेश दिया। वे दौड़ते हुए मैदान में आए और बीरबल को उठाने का इशारा किया। ये कैसे हुआ? अकबर ने अविश्वास से पूछा। जासूस कह रहा है कि वहां गद्दारी के खत मिले हैं, मटकों के अंदर से। बीरबल, जिनके कपड़ों पर धूल लगी थी, मुस्कुराए। जहां पनाह, मैंने कहा था ना कि मैंने उन्हें मटके नहीं, संदेह, डाउट बेचा है। मटकों में जोरावर के नाम मेरे लिखे झूठे प्रेम पत्र थे और उन मटकों की बनावट ऐसी थी कि वे हवा में भूतों की तरह चीखें। डर और शक, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बड़ी से बड़ी फौज को बिना हथियार उठाए हरा सकती हैं। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। हमें माफ कर दो बीरबल, हम तुम्हारी चाल समझ नहीं पाए। तुम सिर्फ चतुर नहीं बल्कि चालाक भी हो। ही, तुम महान हो। भीड़ ने बीरबल जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बीरबल ने अकबर से अलग होकर कहा, हुजूर, माफी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक हिसाब अभी बाकी है। कैसा हिसाब? अकबर ने पूछा। मैंने जोरावर सिंह को 1.5 करोड़ मटके बेचे थे। 75 लाख नकद लाया था, लेकिन बाकी 75 लाख अभी भी विजयनगर के खजाने में उधार हैं और मेरी चुनौती थी पूरे 2 करोड़ वसूलना। बीरबल ने अपनी जेब से वो वचन पत्र, प्रॉमिसरी नोट निकाला जो जोरावर सिंह ने दिया था। विजयनगर अब कमजोर पड़ चुका है। राजा विक्रम देव अपनी गद्दी बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अब मैं ये पत्र लेकर विजयनगर जाऊंगा और अपनी बकाया रकम ब्याज समेत वसूल कर लाऊंगा। अकबर हंसे। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम अपना दूत भेजेंगे। लेकिन बीरबल, एक बात बताओ। जी हुजूर, तुमने उन मटकों में खत कब डाले और तुम्हें कैसे पता था कि वे मटके तोड़ेंगे? बीरबल की आंखों में चमक आ गई। हुजूर, जब मैंने जोरावर से सौदा किया तो मैंने शर्त रखी थी कि मटके मेरे आदमी ही पुल तक पहुंचाएंगे। उसी दौरान मेरे खास कारीगरों ने चिन्हित मटकों में खत डाल दिए थे। और रही बात तोड़ने की, तो इंसान जब डरता है तो वो शोर मचाने वाली चीज को सबसे पहले नष्ट करता है। तभी दरबार के पीछे से एक और आवाज आई। ये सेठ करोड़ीमल थे जो दौड़ते हुए आ रहे थे। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। अब क्या हुआ? अकबर ने पूछा। महाराज, शहर में हाहाकार मचा है। जिन लोगों ने लॉटरी के चक्कर में लाखों मटके खरीद कर फोड़ दिए थे, अब उन्हें पता चला है कि कुम्हारों के पास मटके खत्म हो गए हैं। पूरे आगरा में पानी भरने के लिए एक भी साबुत मटका नहीं बचा है। लोग प्यासे मर रहे हैं। बीरबल ने माथे पर हाथ मारा। एक मुसीबत खत्म, दूसरी शुरू। उन्होंने मटके बेच तो दिए, दुश्मन को हरा भी दिया, लेकिन आगरा को मटका मुक्त बना दिया। अब पानी कैसे भरा जाएगा?
और उससे भी बड़ी बात, बीरबल ने वादा किया था कि वे कुम्हारों को माला माल कर देंगे। अब वो वादा निभाने का वक्त था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, लगता है मुझे अब पानी का व्यापार शुरू करना होगा। अकबर ने सिर हिलाया। नहीं बीरबल, अब तुम क्या करोगे ये देखने के लिए मैं अपनी सांसें थामे हुए हूँ। बीरबल ने भीड़ की तरफ देखा जहां कुम्हार रामदीन खड़ा था। रामदीन खुश था क्योंकि उसकी जेबें भरी थीं, लेकिन वो भी जानता था कि जनता अब उन पर भड़केगी। बीरबल मंच पर चढ़े और चिल्लाए, मेरे प्यारे आगरा वासियों, घबराओ मत, पुराने मटके गए ताकि नए और मजबूत मटके आ सकें। क्या आप जानते हैं कि टूटे हुए मटकों की मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है, और अब हम उस मिट्टी से कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जो आगरा की तकदीर बदल देगा। बीरबल के दिमाग में एक और योजना थी। टूटे हुए मटकों के करोड़ों टुकड़ों टेराकोटा शार्ड्स का क्या उपयोग हो सकता है? क्या बीरबल इन टुकड़ों से सड़क बनवाएंगे या फिर कोई नई कलाकारी? और विजयनगर के राजा से बाकी पैसे कैसे वसूलेंगे जब वहां युद्ध चल रहा है? कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर थी। चुनौती जीत ली गई थी, जान बच गई थी, दुश्मन हार गया था। लेकिन व्यापार का अंतिम नियम है ग्राहक को संतुष्ट करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और आगरा की जनता अभी संतुष्ट नहीं थी। दोस्तों, बीरबल ने अपनी जान तो बचा ली और दुश्मन को भी घुटनों पर ला दिया। लेकिन अब आगरा में पानी का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि एक भी मटका साबुत नहीं बचा। और उधर विजयनगर का राजा बाकी पैसे देने से मुकर गया है। कैसे वसूलेंगे बीरबल 75 लाख का उधार, और कैसे बुझाएंगे आगरा की प्यास? देखिए इस कहानी का अंतिम और सबसे निर्णायक 5वां भाग। आगरा में दोपहर का सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन आज इस गर्मी की वजह सिर्फ मौसम नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में धधकता हुआ गुस्सा था। बीरबल ने अपनी जान बचा ली थी, दुश्मन को हरा दिया था, लेकिन पीछे छोड़ दिया था एक ऐसा शहर जो अब प्यासा था। कल्पना कीजिए, पूरे शहर में करोड़ों टूटे हुए मटकों के नुकीले टुकड़े बिखरे पड़े थे। नंगे पैर चलना दूभर हो गया था। हर गली, हर चौराहे पर लाल मिट्टी के ठीकरों शार्ड्स का अंबार लगा था। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि पानी भरने के लिए एक भी साबुत मटका नहीं बचा था। कुम्हारों के पास नया स्टॉक बनाने के लिए ना तो सूखी मिट्टी बची थी और ना ही ईंधन, क्योंकि सब कुछ पिछले 1 महीने के पागलपन में खप चुका था। सेठ करोड़ीमल, जो कल तक बीरबल की वाहवाही कर रहे थे, आज दीवाने आम में चिल्ला रहे थे, जहां पनाह, बीरबल ने हमें बचा तो लिया, लेकिन अब हम जिएंगे कैसे? पानी स्वर्ण मुद्राओं से नहीं, मटकों से पिया जाता है, और हमारे पास मटके नहीं हैं। अकबर ने सिंहासन से बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी। वो चमक जो किसी समस्या को देखकर नहीं, बल्कि समस्या के भीतर छिपे समाधान को देखकर आती है। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, समस्या विकट है, मटके टूट चुके हैं, कचरा शहर में फैला है, जनता प्यासी है, और विजयनगर से 75 लाख का बकाया अभी भी आना है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है इन सबको सुलझाने के लिए, वरना ये जीत हार से भी बदतर होगी। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़े। उन्होंने जमीन से एक टूटा हुआ मटका ठिकरा उठाया। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, हम अक्सर टूटी हुई चीजों को बेकार मान लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पकी हुई मिट्टी टेराकोटा दुनिया की सबसे अद्भुत चीजों में से एक है। ये पानी सोखती है, ठंडक देती है और कभी नष्ट नहीं होती। आज मैं आगरा के इस कचरे को इसके सबसे बड़े वरदान में बदल दूंगा। दृश्य 1, कचरे से कंचन, द इंजीनियरिंग मार्वल। बीरबल ने उसी दोपहर शहर के मुख्य वास्तुकारों, आर्किटेक्ट्स और राजमिस्त्रियों को बुलाया। देखिए, बीरबल ने नक्शा फैलाते हुए कहा, आगरा की सड़कें गर्मियों में धूल से भर जाती हैं और बारिश में कीचड़ से। हमारे पास करोड़ों पके हुए मिट्टी के टुकड़े हैं। अगर हम इन टुकड़ों को बारीक कूट लें और चूने लाइम के साथ मिला दें, तो ये दुनिया की सबसे मजबूत और ठंडी सड़क बनेगी। इसे सुर्खी कहा जाता था, जो मुगलों की निर्माण शैली का एक गुप्त हिस्सा थी, लेकिन बीरबल ने इसे बड़े पैमाने पर लागू करने की योजना बनाई। अगले ही पल मुनादी पिटवा दी गई, सुनो सुनो सुनो, बादशाह का नया फरमान। जो भी नागरिक अपने घर के आसपास बिखरे मटकों के टुकड़े जमा करके शाही निर्माण स्थल पर लाएगा, उसे वजन के हिसाब से चांदी के सिक्के मिलेंगे।
और साथ ही हर जमाकर्ता को प्राथमिकता के आधार पर नए तांबे के बर्तन जो शाही खजाने से निकाले गए थे पानी भरने के लिए दिए जाएंगे, जब तक कि नए मटके तैयार नहीं होते। ये सुनते ही शहर का माहौल बदल गया। जो टुकड़े कल तक चुभ रहे थे आज वो चांदी बन गए थे। लोग बोरे भर भर कर ठिकरे लाने लगे। शहर साफ होने लगा। उधर बीरबल ने राजमिस्त्रियों की फौज खड़ी कर दी। टूटे मटकों को कूटकर सुर्खी बनाई गई। आगरा की मुख्य सड़कों पर इसकी परत बिछाई गई। पकी हुई मिट्टी पानी सोख लेती थी, इसलिए सड़कों पर ठंडक रहने लगी। जो आगरा धूल का गुबार बना रहता था, अब उसकी सड़कें लाल और साफ सुथरी चमकने लगी थीं। लेकिन बीरबल का दिमाग यहीं नहीं रुका। उन्होंने बड़े बड़े टुकड़ों का इस्तेमाल करके शहर के चौराहों पर आबे सर्द वाटर कूलर्स के ढांचे बनवाए। मिट्टी के टुकड़ों की दीवारों पर जब पानी गिरता तो हवा ठंडी हो जाती। भीषण गर्मी में आगरा के लोगों को बीरबल की बदौलत ऐसी ठंडक मिली जो महलों में भी नसीब नहीं थी। जनता जो कल तक गालियां दे रही थी अब कह रही थी, वाह, बीरबल ने तो टूटे मटकों से वातानुकूलित शहर बना दिया। दृश्य 2, विजयनगर का बकाया, सेलिंग साइलेंस। शहर की समस्या सुलझ रही थी, लेकिन खजाने का हिसाब अभी भी अधूरा था। विजयनगर से 75 लाख वसूलने थे। विजयनगर में अभी भी गृह युद्ध और भूतों का डर फैला हुआ था। मटकों की डरावनी आवाजों ने वहां के लोगों का जीना हराम कर रखा था। राजा विक्रमदेव को समझ नहीं आ रहा था कि इस श्राप को कैसे रोका जाए। बीरबल ने अपना आखिरी दूत भेजा। इस बार दूत के हाथ में कोई हथियार नहीं, बल्कि एक छोटा सा बंद डिब्बा था। दूत राजा विक्रमदेव के दरबार में पहुंचा। वहां अफरा तफरी मची थी। महाराज, दूत ने कहा, बीरबल जी ने कहा है कि वो जानते हैं आपके किले में भूत चीख रहे हैं। वो ये भी जानते हैं कि आपकी सेना बगावत पर है। बीरबल जी के पास इस शोर को बंद करने का मंत्र है। विक्रमदेव, जो कई रातों से सोई नहीं थे, चिल्लाए, मांगो, वो क्या मांगता है? मैं उसे कुछ भी देने को तैयार हूं, बस इन मटकों को चुप कराओ। दूत ने कहा, 75 लाख स्वर्ण मुद्राएं, पुराना हिसाब, और ब्याज के तौर पर आगरा के कुम्हारों के लिए 100 गाड़ियां बेहतरीन चंदन की लकड़ी, ईंधन के लिए। विक्रमदेव ने एक पल भी नहीं सोचा। मंजूर है, अभी ले जाओ। दूत ने वो छोटा डिब्बा खोला। उसमें मोम और कुछ लकड़े रोजी के डाट थे, साथ में एक पर्ची थी। महाराज, मटकों के पेंदे में जो छोटे छेद हैं उन्हें इस मोम से बंद कर दीजिए। हवा आर पार नहीं होगी तो भूत बोलना बंद कर देंगे। कभी कभी शांति की कीमत सोने से ज्यादा होती है। राजा विक्रमदेव सन्न रह गए। इतना आसान उपाय? उन्होंने तुरंत आदेश दिया। छिद्र बंद किए गए। डरावनी आवाजें थम गईं। किले में शांति छा गई। सैनिकों का डर खत्म हुआ और गृह युद्ध धीरे धीरे शांत होने लगा। राजा विक्रमदेव ने न केवल 75 लाख मुद्राएं भेजीं, बल्कि बीरबल की बुद्धिमानी को सलाम करते हुए अपने राज्य के सबसे बेहतरीन घोड़ों का एक दस्ता भी उपहार में भेजा। बीरबल ने शांति बेचकर अपना बकाया वसूल कर लिया था। दृश्य 3, कुम्हारों का नया सवेरा। तीसरा दिन। आगरा साफ था, सड़कें नई थीं, खजाना भरने वाला था। लेकिन बीरबल रामदीन और कुम्हारों को नहीं भूले थे। विजयनगर से जो चंदन की लकड़ी आई थी उसे कुम्हारों को बांटा गया। चंदन की आग में जब नए मटके पकाए गए तो उनमें एक भीनी भीनी खुशबू बस गई। बीरबल ने कुम्हारों को एक नई तकनीक भी सिखाई जो उन्होंने विदेशी व्यापारियों से सीखी थी, चीनी मिट्टी, ग्लेज्ड पॉटरी का लेप। अब आगरा के कुम्हार साधारण मटके नहीं बल्कि चमकदार, सुगंधित और मजबूत मटके बना रहे थे। इनकी मांग इतनी बढ़ी कि दूर दूर के राज्यों से व्यापारी इन्हें खरीदने आने लगे। रामदीन, जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अब एक शाही ठेकेदार बन चुका था। बीरबल ने अपना वादा निभाया था। उन्होंने कुम्हारों को सिर्फ मछली नहीं दी थी, उन्हें मछली पकड़ना, बिजनेस सिखा दिया था। दृश्य 4, शाही दरबार और अंतिम हिसाब। चौथा दिन। दीवाने आम। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। पूरा दरबार खचाखच भरा था। मुल्ला दो प्याजा कोने में सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि उनकी हर चाल उल्टी पड़ चुकी थी। विदेशी व्यापारी जरार खान, जो कहानी की शुरुआत में मटके लाया था, भी विशेष आमंत्रण पर वहां मौजूद था। बीरबल दरबार के बीच में आए। उनके पीछे सेवकों की एक लंबी कतार थी जो थालों में मखमल से ढकी हुई चीजें लाए थे। जहां पन्हा बीरबल ने झुककर सलाम किया। 30 दिन पूरे हुए। चुनौती थी 2 करोड़ मटकों को 2 करोड़ मुद्राओं में बेचने की।
अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सफल हुए बीरबल? बीरबल ने इशारा किया। पहला मखमल का कपड़ा हटाया गया। उसके नीचे सोने के सिक्कों के पहाड़ थे। हुजूर, ये 1,25,00,000 मुद्राएं हैं जो हमने लॉटरी, नीलामी और अमीरजादों की होड़ से कमाई। दूसरा कपड़ा हटाया गया। ये 75 लाख मुद्राएं हैं जो विजयनगर से युद्ध और शांति के व्यापार से आईं। तीसरा कपड़ा हटाया गया और ये 50 लाख अतिरिक्त मुद्राएं हैं। दरबार में शोर मच गया। अतिरिक्त? जी हाँ, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पैसा शहर की नई सड़कों के टोल टैक्स और कुम्हारों के नए व्यापार पर लगाए गए कर टैक्स से आया है। और सबसे बड़ी बात, बीरबल ने चौथा कपड़ा हटाया। वहां कोई सोना नहीं था। वहां एक साधारण सा लेकिन बेहद खूबसूरत चमकदार नया मटका रखा था। जहां पन्हा, ये आगरा की नई पहचान है। हमने सिर्फ मटके नहीं बेचे, हमने मटकों का कचरा बेचकर सड़कें बनाई। हमने मटकों का डर बेचकर युद्ध जीता और हमने मटकों की राख से नया उद्योग खड़ा किया। मेरी नजर में ये 2 करोड़ से ज्यादा कीमती है। विदेशी व्यापारी जरार खान आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। बीरबल, मैं रोम, फारस और चीन घूमा हूं, लेकिन ऐसी मार्केटिंग और ऐसा दिमाग मैंने आज तक नहीं देखा। आपने साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती, बस बेचने वाला होशियार होना चाहिए। मैं अपने मटकों की कीमत वापस नहीं लूंगा। ये आपके खजाने के लिए मेरी भेंट है। अकबर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने गले से नौलखा हार उतारा और बीरबल के गले में डाल दिया। बीरबल, अकबर ने गर्व से कहा, तुमने न सिर्फ हमारी चुनौती जीती, बल्कि हमें एक सबक भी सिखाया। व्यापार सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है। व्यापार का असली मतलब है संसाधनों का सही इस्तेमाल और समाज का भला। तुम वाकई नवरत्नों में अनमोल हो। पूरा दरबार बीरबल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा भी धीरे से ताली बजाने पर मजबूर हो गए। उपसंहार, कंक्लूजन, द मार्केटिंग फिलॉसफी। शाम को बीरबल और अकबर किले की छत पर टहल रहे थे। नीचे आगरा शहर चमक रहा था, नई सड़कें, खुशहाल लोग। अकबर ने पूछा, बीरबल, सच बताओ, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा जब मटके नहीं बिक रहे थे, जब सेना आई थी? क्या जब फांसी का हुक्म हुआ था? बीरबल ने यमुना की ओर देखते हुए कहा, हुजूर, डर तो लगा था, लेकिन मुझे एक बात पता थी। क्या? कि ब्रांड मटका नहीं था, ब्रांड विश्वास था। मैंने पहले मटके को शाही बनाकर बेचा, स्टेटस। फिर मैंने उसे लॉटरी बनाकर बेचा, होप। फिर मैंने उसे पुल बनाकर बेचा, यूटिलिटी। फिर हथियार बनाकर बेचा, फियर। और अंत में उसे सड़क बनाकर बेचा, सस्टेनेबिलिटी। चीज वही थी, मिट्टी, बस देखने का नजरिया बदलता रहा। अकबर मुस्कुराए, तो अगली बार अगर मैं तुम्हें 2 करोड़ सूखे पत्ते बेचने को कहूं? बीरबल हंसे, जरूर हुजूर, बस शर्त ये होगी कि उन पत्तों पर आपकी शाही मोहर लगी हो। और इस तरह इतिहास की सबसे अजीबोगरीब बिक्री संपन्न हुई। 2 करोड़ बेकार मटकों ने न केवल खजाना भरा, बल्कि एक युद्ध रोका, एक शहर संवारा और हजारों घरों में रोटी का इंतजाम किया। ये कहानी गवाह है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो 2 करोड़ मटकों का पहाड़ ही क्यों ना हो, अगर आपके पास रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग है, तो आप उसे सोने में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बीरबल की वो अद्भुत कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई थी। बीरबल ने सिखाया कि वैल्यू इज परसेप्शन, मूल्य केवल एक नजरिया है। आपको बीरबल का कौन सा आइडिया सबसे धांसू लगा? अमीरों को स्टेटस बेचना, लॉटरी का जुआ, मटकों का पुल और भूतिया आवाज, या फिर टूटे मटकों से सड़कें बनाना? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें और सोचिए, अगर आज के जमाने में आपको 2 करोड़ पुराने टायर या प्लास्टिक की बोतलें बेचने को दी जाएं, तो आप बीरबल की तरह क्या दिमाग लगाएंगे? आगरा के किले पर जीत का जश्न अभी फीका भी नहीं पड़ा था कि एक नई और अदृश्य मुसीबत ने दस्तक दे दी। बीरबल द्वारा खुदवाई गई नहर में पानी कल कल करके बह रहा था। सड़कें लाल सुर्खी से चमक रही थीं और शाही खजाना विजयनगर से वसूल की गई 75 लाख मुद्राओं और अन्य करों से लबालब भरा था। लेकिन कहते हैं ना, दुश्मन का दिया हुआ तोहफा और सांप का छोड़ा हुआ रास्ता, दोनों पर तभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहानी उस रात से एक नया मोड़ लेती है जब दीवाने खास में बादशाह अकबर अपनी नई दौलत का मुआयना कर रहे थे। विजयनगर से उन स्वर्ण मुद्राओं की चमक अद्भुत थी।
अकबर ने एक मुट्ठी सिक्के उठाए, उनकी खनखनाहट सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी अक्ल ने हमें ना केवल जीत दिलाई बल्कि हमारे खजाने को भी माला माल कर दिया। इन सिक्कों की चमक तो देखो, जैसे अभी अभी टकसाल से निकले हों। बीरबल, जो उस वक्त कुछ दूरी पर खड़े थे, उनके माथे पर एक हल्की शिकन थी। उनकी छठी इंद्री कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। विजयनगर का राजा विक्रमदेव इतनी आसानी से 75 लाख मुद्राएं देने वाला इंसान नहीं था, खासकर तब जब उसे युद्ध में हराया ना गया हो बल्कि सिर्फ डराया गया हो। अगले ही दिन एक भयानक खबर ने महल को हिलाकर रख दिया। बादशाह अकबर सुबह सोकर नहीं उठे। उनके शरीर में तेज ऐंठन थी और त्वचा का रंग नीला पड़ने लगा था। सिर्फ बादशाह ही नहीं, खजांची और वे 4 मंत्री जिन्होंने कल रात उन सिक्कों की गिनती की थी, वे भी इसी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में थे। शाही हकीमों की फौज जमा हो गई, जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया, दुआएं मांगी गईं, लेकिन बादशाह की हालत बिगड़ती जा रही थी। पूरे महल में खबर फैल गई कि विजयनगर का श्राप आ गया है। मुल्ला दो प्याजा, जो संयोग से उस रात सिक्कों को छूने से बच गए थे, उन्होंने दबी जबान में अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि ये बीरबल की गलती है। उसने मटकों के भूतों को जगाया था, अब वही भूत बदला ले रहे हैं। बीरबल तुरंत खजाने की ओर भागे। उन्होंने अपने हाथों में रेशमी दस्ताने पहने और उन सिक्कों की बारीकी से जांच की। एक सिक्के को उठाकर उन्होंने सिरके यानी विनेगर के प्याले में डाला। देखते ही देखते सिरका काला पड़ गया और उसमें से एक अजीब सी विषैली गंध आने लगी। बीरबल को समझते देर न लगी। ये कालकूट नामक एक धीमे जहर का लेप था, जिसे विजयनगर के माहिर रसायन शास्त्रियों ने तैयार किया था। ये जहर त्वचा के संपर्क में आते ही खून में मिल जाता है। राजा विक्रमदेव ने हार का बदला लेने के लिए ये चाल चली थी। उसने अपनी दौलत को ही हथियार बना दिया था। उसने सोचा था कि आगरा का लालच ही आगरा की मौत बनेगा। स्थिति बेहद नाजुक थी। अगर ये खबर बाहर जाती कि हिंदुस्तान का शहंशाह जहर की वजह से मृत्यु शैया पर है, तो पड़ोसी राज्य और खुद विजयनगर की सेना तुरंत हमला कर देते। बीरबल के कंधों पर अब तक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, बादशाह की जान बचाना और दुश्मन को इसकी भनक तक न लगने देना कि उसका तीर निशाने पर लगा है। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए थे। इस जहर का काट, एंटीडोट, सिर्फ वही जानता है जिसने इसे बनाया है, मुख्य हकीम ने कांपते हुए कहा। बीरबल के पास सिर्फ 24 घंटे थे। विजयनगर यहाँ से हफ्तों दूर था। वहां जाकर दवा लाना नामुमकिन था। तो फिर दवा आगरा कैसे आएगी, वो भी दुश्मन की मर्जी से? बीरबल ने एक अत्यंत जोखिम भरी योजना बनाई। उन्होंने तुरंत शाही हरकारे को बुलाया और एक पत्र लिखवाया। लेकिन ये पत्र मदद की गुहार नहीं था, ये एक धन्यवाद पत्र था। पत्र कुछ इस प्रकार था। विजयनगर के नरेश राजा विक्रमदेव के नाम, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने जो 75 लाख मुद्राएं भेजी, उन पर लगा विशेष नीला लेप हमारे हकीमों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। हमारे गुप्तचरों ने हमें बताया था कि ये एक घातक जहर है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि मुगल वंश के खून में इस जहर को पचाने की शक्ति है। जैसे ही बादशाह ने इन सिक्कों को छुआ, उनकी ताकत दोगुनी हो गई। वे अब खुद को पहले से ज्यादा जवान महसूस कर रहे हैं। इस खुशी में हम आपको आगरा की सबसे नायाब चीज, सांसों का मटका भेंट कर रहे हैं। बीरबल ने उस पत्र के साथ एक बड़ा, सुंदर लेकिन ऊपर से पूरी तरह बंद, सील्ड मटका भेजा। मटके पर लाल रंग से खतरे के निशान बनाए गए थे और उस पर लिखा था, सिर्फ एकांत में खोला जाए। बीरबल ने अपने सबसे तेज घुड़सवार को आदेश दिया, इस मटके को विजयनगर की सीमा पर मौजूद उनके जासूसों तक पहुंचाओ और याद रहे, तुम्हें अभिनय करना है कि तुम बहुत डरे हुए हो। उधर महल के अंदर सन्नाटा पसरा था। अकबर की सांसें उखड़ रही थीं। जोधाबाई की आंखों के आंसू सूख चुके थे। बीरबल बादशाह के सिरहाने बैठे थे। उनकी नजरें घड़ी की रेत पर टिकी थीं। ये जुआ था। अगर विक्रमदेव ने पत्र पर विश्वास नहीं किया तो सब खत्म। 2 दिन और 2 रातें बीत गईं। बादशाह को होश नहीं आया। तीसरे दिन की सुबह किले के द्वार पर एक विदेशी रथ आकर रुका। रथ पर सफेद झंडा लगा था। उसमें से विजयनगर का राजवैद्य, शाही डॉक्टर बदहवास हालत में उतरा। उसके हाथ में एक छोटी शीशी थी और दूसरे हाथ में बीरबल। बल का भेजा हुआ वो पत्र राजवैद्य को तुरंत बीरबल के सामने पेश किया गया। वजीर बीरबल, राजवैद्य हाफते हुए बोला, अनर्थ हो गया। हमारे राजा विक्रमदेव ने आपका भेजा मटका खोला।
उसमें से जो हवा निकली उससे वो बीमार पड़ गए हैं। उनका शरीर जल रहा है। उन्होंने मुझे तुरंत आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर बादशाह सलामत को उस जहर सिक्कों वाले से कोई नुकसान नहीं हुआ है तो कृपया उस जहर की काट हमें दे दें, और बदले में मैं आपके बादशाह के लिए वो अमृत लाया हूं जो उस जहर के असर को उल्टा कर सकता है अगर किसी सामान्य इंसान ने उसे छू लिया हो। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए, लेकिन चेहरा गंभीर बनाए रखा। असल में बीरबल ने उस बंद मटके में कुछ नहीं भरा था, सिर्फ आगरा की बासी हवा और थोड़ी सी मिर्च का धुआं था। लेकिन पत्र में लिखी बातों ने विक्रमदेव के दिमाग में ऐसा मनोवैज्ञानिक डर, साइकोलॉजिकल फियर पैदा कर दिया था कि जैसे ही उन्होंने मटका खोला और मिर्च की धुआं उनकी नाक में गया, उन्हें लगा कि बीरबल ने कोई जादुई बीमारी भेज दी है। डर के मारे उन्हें वही क्षण महसूस होने लगे जो उन्होंने अकबर के लिए सोचे थे। इसे ही प्लेसीबो प्रभाव, प्लेसीबो इफेक्ट का उल्टा रूप कहते हैं। बीरबल ने राजवैद्य से कहा, हमारे बादशाह तो उस जहर से जवान हो गए हैं, लेकिन लगता है आपके राजा का शरीर कमजोर है। खैर, हम दुश्मनी में भी इंसानियत रखते हैं। बीरबल ने राजवैद्य से वो शीशी, असली एंटीडोट, ले ली और बदले में उसे एक साधारण पानी की बोतल दी जिसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाया गया था। ये लो, बीरबल ने कहा, इसे राजा विक्रमदेव को पिला देना और कहना कि अगली बार आगरा से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचें। हमारे पास खाली मटके हैं जिनमें हम तुम्हारी किस्मत कैद कर सकते हैं। राजवैद्य धन्यवाद देता हुआ उल्टे पांव भाग गया। बीरबल ने तुरंत वो असली दवा हकीमों को दी। दवा की कुछ बूंदें बादशाह के कंठ में डाली गईं। असर जादुई था। 1 घंटे के भीतर बादशाह का नीला पड़ा शरीर अपनी रंगत में लौटने लगा। उनकी सांसें स्थिर हो गईं। शाम होते होते अकबर ने आंखें खोलीं। उन्होंने अपने सामने बीरबल को खड़ा पाया। बीरबल, अकबर ने कमजोर आवाज में कहा, क्या हुआ था? हमें ऐसा लगा जैसे हम मौत के कुएं से बाहर आए हैं। बीरबल ने पूरी घटना बताई। अकबर सन रह गए। यानी विक्रमदेव ने हमें मारने के लिए अपनी ही दौलत पर जहर लगा दिया था और तुमने उसे एक खाली मटके और मिर्च के धुएं से डराकर दवा मंगवा ली। जी हुजूर, बीरबल ने सिर झुकाया। दौलत अगर नियत के जहर से सनी हो तो वो जानलेवा होती है, और खाली मटका अगर बुद्धिमानी से भरा हो तो वो संजीवनी बन सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अकबर ने आदेश दिया कि उन 75 लाख जहरीले सिक्कों को तुरंत यमुना में फेंकवा दिया जाए। नहीं हुजूर, बीरबल ने रोका, फेंकने की जरूरत नहीं है। जहर सिर्फ सतह पर है। हम इन सिक्कों को तेजाब और नमक के पानी से धोएंगे। जहर धुल जाएगा, सोना तो सोना ही रहेगा। और इस बार इस सोने का इस्तेमाल हम आगरा के लिए नहीं करेंगे। तो फिर हम इस सोने से एक विशाल सराय यानी गेस्ट हाउस बनवाएंगे जो आगरा की सीमा पर होगी। वहां आने वाले हर विदेशी यात्री और व्यापारी को मुफ्त भोजन और रहने की जगह मिलेगी। इसका नाम होगा विक्रमदेव सराय। दुश्मन के नाम पर सराय? अकबर चौंके। जी, ताकि जब भी विक्रमदेव या उनके लोग यहाँ आएं तो उन्हें अपनी ही दौलत से बना ये भवन दिखे और उन्हें याद रहे कि उनकी नफरत को हमने सेवा में बदल दिया। ये उनकी सबसे बड़ी हार होगी। अकबर गदगद हो गए। महीनों बाद जब आगरा पूरी तरह सामान्य हो गया, सड़कें और नहरें जीवन का आधार बन गईं और वो सराय बनकर तैयार हो गई, तब एक दिन विदेशी सौदागर जरार खान, जो रोम से वापस लौट रहा था, उस सराय में रुका। उसने सराय के मुख्य द्वार पर टंगे एक पुराने साधारण से मिट्टी के मटके को देखा। उस मटके के नीचे लिखा था, मैं खाली था इसलिए भरा जा सका, मैं टूटा इसलिए रास्ता बन सका, मैं जहर लाया इसलिए अमृत का कारण बना। मूल्य मेरा नहीं, मुझे इस्तेमाल करने वाले की सोच का है। जरार खान ने उस मटके को सलाम किया। वो समझ गया कि ये महज एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी जीने का फलसफा है। आगरा के उन 2 करोड़ मटकों ने अंततः न केवल पानी भरा, न केवल खजाना भरा, बल्कि इतिहास के पन्नों में ये अमर सीख भी भर दी कि दुनिया की कोई भी चीज, चाहे वो मिट्टी का ठीकरा हो या दुश्मन, मन का दिया हुआ जहर बेकार नहीं होती। बस उसे देखने के लिए बीरबल जैसी नजर चाहिए। और वो मटका जो कभी टूटने का इंतजार कर रहा था, आज भी आगरा की उस सराय के द्वार पर टंगा आने वाली पीढ़ियों को खामोशी से अपनी दास्तान सुना रहा है। अगर इस कहानी ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सबसे स्मार्ट दोस्त के साथ शेयर करें। मैं आर के वर्मा
आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त कहानियां लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी आप मिस ना करें। तब तक के लिए खुश रहिए और बीरबल की तरह सोचते रहिए। जय हिंद।